हमारे काश्तकार से 3 गाड़ी माल गया, उन्होंने उससे 30-10 रुपए पैकेट के हिसाब से। और मैंने उनसे कहा ठीक है, तुम कमीशन के हमें बिल पे लिख के दे दो, अपने हाँ, बीजेक पे। तो उन्होंने बीजेक पे कमीशन बकायदा लिख के दे दिया है। ठीक है। नहीं तो ये कहाँ के आड़ती हैं? आपके फर्रुखाबाद मंडी के आड़ती हैं कि कहाँ के हैं? सीतापुर सीतापुर मंडी, सीतापुर के। सीतापुर। तो ये बेसिकली क्या है, देखिए कमीशन एजेंट्स के पास में आप भेज रहे हैं तो वो चार्ज तो कर सकते हैं, उनका उनका हक है वो चार्ज करने का कि ना करने का। देखिए ओके। मंडी समिति खत्म हुई है, कमीशन एजेंट को जो है कमीशन लेना या ना लेना ये नहीं कहीं पे भी लिखा है। अच्छा, पहले नहीं लेते थे वो हाँ कमीशन पहले नहीं लेते होंगे। किसान से जो आलू। हाँ पहले नहीं लेते होंगे, मगर ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो नहीं ले सकते। ये परंपरा होती है ले अलग सकते हैं तो अलग ठीक है। मंडियों की। ऐसे पहले दिल्ली मंडी में कमीशन लगता था, फिर दिल्ली की जो हजारपुर मंडी है वो टोटली कमीशन बंद हो गया। 5%, मेरे ख्याल से बॉम्बे में भी बंद हो गया। ऐसा महाराष्ट्र पहले में था। देखिए, अब महाराष्ट्र में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है कि कमीशन एजेंट्स सेलर से कमीशन नहीं ले सकते, इसलिए मंडी वहां की महाराष्ट्र की मंडियों में ओके। खत्म हो गया। बट यूपी की मंडी में कहीं पे भी इस तरीके का किसी भी एक्ट में ये नहीं है कि कमीशन एजेंट सेलर से नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पे वो लेने के लिए खुले हुए हैं। ओके, दैट्स गुड। चलिए, कोई प्रॉब्लम मैंने आप बात है। चलिए, आज आपने विषय बहुत अच्छा रखा है और आजकल मैं इसी की तैयारी में लगा हुआ था। जब आपका मुझे मैसेज मिला, आई एम वेरी हैप्पी। और मैंने काफी हद तक तैयारी कर ली है, अपने सारे पेपर, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। अभी टाइम लग रहा है। जो हमारे एडवाइजर है उन्होंने कहा था भाई साहब, ये आपको 1-2 महीने लगेंगे हर चीज अपनी इकट्ठी करने में, या तो आप ये लिख दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा टॉपिक लिया। धन्यवाद आपको। आज हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं से। वाइफ भी हमारी एक मोबाइल दूसरे पे लेके बैठी हुई, बोली मैं भी ये राजेश भैया का जो है ये थॉट था, और उन्होंने ही जो है ये आगरा से हम लोग के हम लोग को जो है ज्ञान देने के लिए वहां से जो ये एक्सपर्ट हैं उनको वेरी जो है उन्होंने एंगेज किया है। वेरी गुड। थैंक्स टू राजेश जी आल्सो, हाँ, राजेश गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो मतलब मैं तो बहुत आजकल टाइम दे रहा था, और बड़ा अच्छा एक और मीटिंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। वेरी गुड, थैंक यू। हम इंतजार कर रहे हैं मीटिंग स्टार्ट करें। अरविंद भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जो एक जिक्र आया था यूपी में, अभी जो मंडी एक्ट है उसमें जो मेरी जानकारी है उसमें आप बायर से कमीशन नहीं ले सकते। बायर से कि सेलर पे कमीशन 7% का, मतलब जो आदमी से आप आलू खरीद रहे हैं उससे कोई कमीशन चार्ज नहीं कर सकते। सेलर से आपको किसान, हाँ सेलर से, मतलब जो सेलर जो मतलब जो बेच रहा है, बेच रहा है। हाँ, और किसान का माल। और जो आड़तिया जिसको बेचता है वो खरीदार पे 8% तक कमीशन लगता है। 1% की वापसी होती है, वहां 7 और 8 के बीच में लगता है। नगद का खरीदोगे तो 7 और उधार में खरीदोगे तो 8। लेकिन कहीं भी झांसी मंडी हो, आगरा मंडी हो, बड़ी मंडियां जो यूपी की हैं, वहां कहीं पे भी सेलर पे नहीं है। किसान को सेलर मानते हुए सरकार ने किसान के ऊपर से कमीशन खत्म कर दिया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। अभी मध्य प्रदेश में ग्वालियर में कमीशन सेलर पे है 5%, लेकिन अभी खंडवा साइड, इंदौर साइड खत्म हो गया कमीशन। तो कमीशन जो है सेलर पे पैन इंडिया बेसिस में खत्म किया जा रहा है बराबर, और कोशिश ये की जा रही है कि किसान को बिना कमीशन के उसका उपज को मंडी में बिक्री हो, और जो खरीद रहे हैं उन पे 7 या 8% कमीशन, या 6%, 5%, जैसा उस प्रदेश का नियम है वो है। तो अगर ये आपसे आड़तिया 10 रुपए ले रहा है तो ये मेरी समझ में नहीं आ रही, ये अपना कौन सा फायदा निकाल रहा है। और कमीशन चार्ज जो कर रहा है वो अगर मंडी समिति में उसको लिखा जाए तो ये पता करा जाएगा, उसमें आरटीआई भी डाल सकते हैं, या सिंपल लेटर से पूछ सकते हैं कि मंडी समिति में
क्या नियम है, और सेलर पे जबकि किसान की उपज पे ये था कि कमीशन नहीं लगेगा, तो ये क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ जी तोल सर, 1.5 किलो ज्यादा की, यहाँ मंडियों में तोल अलाउड है कि 50 किलो के कट्टे में ये 51 तो तोलते ही हैं, 50 में 51 तो देना ही पड़ता है इनको, और 51 में जो 200-300-400 ग्राम ऊपर होता है वो ये ऊपर इन्हें देना पड़ता है, मतलब ये 51.5 तक चली जाती है, 51, 300, 200, 500 तक तोल चली जाती है। जी। और तो 1.5 किलो आलू के पैसे चले जाते हैं। ग्वालियर में 50 का 50 किलो तुलता है, और यहाँ पर झांसी आगरा में 1 किलो का तो छूट मिलती है, और 1.25 किलो भी हो जाती है, कांटे पे छूट ज्यादा हो जाती है। जी तो जी ये सब चीजें हैं, लेकिन इसमें ये था कि अगर वजन में छूट मिल रही है आड़तीये को किसान के में, तो किसान से कमीशन चार्ज नहीं करेगा कोई भी वो फिर। और ये थोड़ा सा हमारी हमें सीतापुर कानपुर मंडी में तो भाई साहब राजेश जी 1 किलो 900 ग्राम को भी पूरा 900 ग्राम खा लेते हैं। 51 किलो मैं कह रहा हूं अब ना, 1 किलो जी 51 किलो के बाद अगर वो 52 किलो नहीं है, तो ये थोड़ा सा आड़ती उसमें 500-700 ग्राम का एवरेज लगा लेते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, उस 51 के बाद इनका धर्म हो जाता है जी अगर वो 52 जी क्रॉस जी नहीं कर रहा है। जी जी। और नहीं, पर क्योंकि सीतापुर मंडी कमीशन तो 50 का 50 कर रही, वो 50 किलो लेती है। आगरा और झांसी में मेरा आलू जाता है बिकने, मैं कहीं भी आलू जाता है बिकने तो मैं जरूर उस मंडी के पूरे नियम समझता हूँ पहले। तो मैं ये देखता हूँ कि जब आलू मद्दा होता है तब कहीं और पड़ता खाते हैं, जब तेज होता है तो कहीं और पड़ता खाते हैं, क्योंकि कहीं वजन का भी रेट ज्यादा है। इस समय क्या है, वजन बहुत मायने रखता है। 30 रुपए कट्टे का वजन है 1.5 किलो में, 20 रुपए किलो आलू है, 1.5 किलो कट्टा चला गया 30 रुपए। और जी कमीशन भी जी इस समय जी बहुत, कमीशन 5% है, तो अगर 1000 कट्टा बिका तो जी 50 रुपए कट्टा कमीशन हो गया। तो भैया 50 रुपए कट्टा कमीशन तो कोल्ड वाले को पूरी साल में नहीं मिल रहा है, और आड़ती 1 मिनट में 50 रुपए कट्टा निकाल रहा है। ये समझ में नहीं आ रही कि क्या सिस्टम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमें जहां भी आलू किसान का बिकने जाए, हमें भी थोड़ा सा इसको समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें जो आलू जा रहा है वो किसान को बेस्ट पॉसिबल पैसे और हमारे पैसे की सुरक्षा कैसे हो सकती है। जहां मंडियों में जा रहा है वहां क्या क्या नियम अब हो गए हैं, क्योंकि यूपी का आलू हमारे में खास तौर से वेस्टर्न यूपी का, आगरा अलीगढ़ वगैरह के आलू दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सभी जगह जाते हैं, नीचे तमिलनाडु, कर्नाटक। तो हमें ये आइडिया लगाना चाहिए कि जैसे कर्नाटक में खाली 2% कमीशन है बंगलौर में, और मद्रास में 5% है, कहीं 2% में भी बंगलौर में। तो वो मतलब हर जगह का आइडिया हमें जरूर लेना चाहिए, अपनी जानकारी के लिए भी और किसान को बताने के लिए भी, कि भैया यहाँ पर ये कमीशन है, यहाँ ये नहीं है। यहाँ सरकारें ज्यादातर सेलर पे से कमीशन हटा रही, जिससे कि जो किसान की इनकम को डबल करने का जो सपना है सरकार का, उसको ये क्लियर करना चाहते हैं कि हमने कमीशन हटा दिया। चाहे वो कमीशन सेलर पर, वो बायर पे लगा दिया तो बायर भी तो लेगा, तो सोच समझ के लेगा, लेकिन किसान को ये फ्री कर दिया कि कोई कमीशन तेरे पे नहीं है। किसान को एक मॉरल सपोर्ट दे दिया उन्होंने। तो वो हमें जरूर देखना चाहिए, और ये जरूर हम लेटर लिखेंगे। एक मैं अरविंद जी से कहूँगा मंडी समिति में एक लेटर तो लिखा जाए डिप्टी डायरेक्टर शुक्ला को, कि भाई अगर मंडी में क्या सेलर पे कमीशन लग सकता, वो बायर पे कमीशन है क्या है और सेलर पे क्या है, और क्या कोई ले सकता है, और अगर ले रहा है तो सही ले रहा है, गलत ले रहा है। एक जानकारी बतौर अरविंद भाई रख तो लो ही लेटर लेके। ये मैं देता हूँ। बहुत जरूरी, अभी तक जो है इस तरीके से कोई भी बायर और सेलर पे कितना कमीशन लगना है बाय कमीशन एजेंट, ये कहीं पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है यूपी में। और वेट क्या है, क्लैरिटी ले लेते हैं। वेट परमिसिबल क्या है, हाँ। वेट परमिसिबल क्या है, हमें भी क्या करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई मानक बने हुए हैं, क्राइटेरिया यूपी में बना हुआ है, वी शुड गो टू दी ईच मंडी। जब जैसे हमारे कोल वाले जो फरुखाबाद के हैं, बहराइच के हैं, या आगरा के हैं, या अलीगढ़ के, वो अपनी मंडी से जाए, आड़तियों से बात करें कि ये मानक आए हैं पूरे यूपी के, आप इन्हें फॉलो कीजिए। ठीक बात है। आप अगर नहीं फॉलो करेंगे, यहाँ पर अगर कोई कंप्लेंट आएगी तो वील कंप्लेंट टू दी मंडी समिति। हाँ, तो हमने वैसे अगर ये लोकल मंडी के लोगों से मिलके और किसान का या कोल वाले का किसी का भी शोषण कर रहे हैं,
या किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एसोसिएशन करेगी, शासन कोई के दिक्कत नहीं, सामने आप हमें को लेके उसके आना ही प्रूफ चाहिए। दीजिए, हम करेंगे। मैं आपको बीजेपी की कॉपी सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप, किसान से मंगवा अरे बस खाली इतना नहीं हो कि उन्होंने वो कैश डिस्काउंट लिखा हुआ हो या कुछ और लिखा हुआ हो, तो हम नहीं मान सकते, कह सकते। नहीं, बकायदा कमीशन लिख के दिया। हाँ, तो वो तो कमीशन है, तो कमीशन तो हम नहीं ले सकते। कमीशन सेलर पे तो बिल्कुल नहीं है भाई। हम मंडी से आलू खरीदते थे ऑनली अभी नहीं तक, लेना चाहिए। सिरसागंज से भी आलू खरीदते हैं। तो जी, जी। सिरसागंज में, हम आपको सिरसागंज का पता है, सिरसागंज बहुत बड़ी मंडी है। तो सिरसागंज से जो कच्चे में आलू खरीदते हैं, कोल्ड में भी खरीद के लाते हैं, तो अगर आप हाथ से तोलवाएंगे तो 53 किलो की तोल मिलती है, अगर आप कांटे से तोलवाएंगे 54 किलो की तोल मिलेगी। और कमीशन लगता है हमारे ऊपर, खरीदने वाले पे 3%, 5%, 4%, 2%। जैसा राजू, अगर आप तुरंत पेमेंट दे रहे हैं, पहले पेमेंट दे रहे हैं, तो 1-2% की वापसी दे देता है आपको। और माल आके हफ्ते 10 दिन 15 दिन में पैसा दे रहे हैं तो अलग है, उसका परसेंटेज बढ़ जाती है। हर जगह का सिस्टम अलग है, लेकिन वी शुड हैव परफेक्ट क्राइटेरिया फॉर यूपी। और अगर यूपी ने बना रखा है तो हम इसको सर्कुलेट अगली बार मैगजीन में भी कर देंगे, जैसे हम पे जवाब आएगा मंडी समिति से। और हम चाहेंगे कि इसमें लोगों को सही जानकारी रहे, और जिससे कि कोई भी किसी का भी एक्सप्लॉइट नहीं हो, कोई भी जने को। और सभी लोगों को हमें जानकारी भी रहनी चाहिए, जो आलू का व्यापार कर रहे हैं या कोल्ड चला रहे हैं, कि क्या कहाँ पर क्या नियम है, जिससे कि हम किसानों को और अपने यहाँ लोगों को, अपने स्टाफ को एजुकेट कर सके, और कहीं कोई गलती हमारे यहाँ भी ना हो जाए। कभी कभी अनअवेयरनेस पे, जागरूकता नहीं आने की वजह से हम गलती कर बैठते हैं और उससे नुकसान उठाना पड़ता है हमें भी। मेरे ही हो जाता कभी, मैं ही सोचता हूँ यार, मैंने ये पब्लिक को अपनी जानकारी नहीं दे पाया, मुझे जानकारी थी और उससे मेरी स्टाफ गलती कर रहा था, तो फिर मान लो सही तो कराना पड़ता है उसको। तो ये चीज, कोई भी चीज है, वो हमें नियम कायदे की जानकारी जरूर होनी चाहिए। फिलहाल आज का जो टॉपिक है हमारा, अभी बस शुरू कर रहे हैं 5-7 मिनट में, वसीयत का टॉपिक है। मेरी बात हुई थी हमारे जैन साहब से, तो जैन साहब बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं और टैक्स विशेषज्ञ हैं, और इतना ज्यादा जानकारी, ज्यादा पढ़े हुए हैं उस पर, इनकम टैक्स लॉस पे और विल पे। क्योंकि विल अब इसलिए जरूरी हो गई है, सभी लोग समझें। विल लोग बाग कतराते रहते हैं बनवाने से, कि भाई बिल बाद में बना लेंगे, बहुत देख लेंगे, अभी क्या जल्दी है। वैसे इस समय क्या है, एक बहुत बड़ी बीमारी का भी सामना कर रहे हैं हम, कौन कब इसका शिकार हो जाए, किसी के संग दुर्घटना घट जाए। तो अभी उससे भी नहीं है, आज के जमाने में वैसे भी इतने चीजें हैं, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, कोई भी बीमारी पता नहीं कब घेर लेती है किसी को, उसमें कोई उम्र का भी नहीं रहता है। टैक्स इम्प्लीकेशंस बहुत आ गए हैं अगर हमारे पे प्रॉपर विल नहीं होगी। तो आज हम गलती क्या कर बैठते हैं कि अगर विल नहीं है तो किसी की भी डेथ के बाद फिर इनकम टैक्स और कंपनी और कोर्ट सभी जो है अपनी फीस बहुत ले लेते हैं अगर हम पे प्रॉपर विल नहीं है। और ऑर्डर्स लाने के लिए, क्लियर ऑर्डर्स लाने के लिए, और उसमें टैक्स का इम्प्लीकेशन बहुत आ जाता है, और कोर्ट फीस वगैरह, वकील वगैरह बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर हम पे प्रॉपर विल होगी और हम पे रजिस्टर्ड होगी, जैसे भी वो बताएंगे जैन साहब, तो हम इजीली उसको जो है अपने जिनको देना चाहते हैं वो दे देंगे। और उसमें नुकसान ये नहीं है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम विल बदल सकते हैं। आज हम बना भी देते हैं, मान लो विल, हमसे कोई गलती भी हो गई किसी को जज करने की हमने, और 5 साल बाद हम विल बदल सकते हैं, विल बदलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। और अगर अनटाइमली किसी के संग कोई बैड होता है तो वो फिर विल लागू हो जाएगी। तो विल जब ही लागू होगी आफ्टर डेथ। तो जब तक आप जिंदा हैं, जब तक तो आप अपने हालात के हिसाब से विल को कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए बनाने में कोई नुकसान नहीं है और सेफ रहने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहेगा कोई भी जना कि वो टैक्स इम्प्लीकेशंस अपने बच्चों पर या अपने लीगल हेयर्स पर आने दे, और वो जो उसकी वेल्थ है उस पर जो बच्चों पर इनहेरिट करें तो उस पर टैक्स और लगा के करें, तो उसमें मजेदारी खत्म हो जाती है। तो इस बात पे ये भी टॉपिक बहुत अच्छा था और इस समय भी था, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इस पे, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है,
आधा पौन घंटा लेंगे पूरा बताने में, फिर अपना आपके कोई कॉमन क्वेश्चंस होंगे तो वो भी रख लेंगे। उसके बाद हम आपको उनका नंबर भी दे देंगे। यदि आपको पर्सनली कोई विल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन डिस्कस विद हिम। कभी 5-10 मिनट की कोई बात है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आगरा में नेशनल चैम्बर के में भी कार्यक्रम उनका हुआ था, तो उसमें लोगों ने बहुत सराहा था उस कार्यक्रम को, क्योंकि बहुत लोगों के मन में जो भ्रांतियां होती हैं वो इससे दूर हो जाती हैं और वो लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो अपना जो है फिर प्रॉपर विल कर सकते हैं और वो जो विल में झिझक होती है वो निकल जाती है। इसलिए मतलब मैं खुद परेशान हूँ। मेरे फादर की डेथ पहले हुई थी 5 साल पहले और ग्रैंडफादर की अभी हुई है 6 महीने पहले। तो मैं खुद मतलब टैक्स इम्प्लीकेशंस पे आ गया हूँ, तो मैं खुद उनसे बराबर मिलता हूँ। इसीलिए मुझे उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ विल मालूम पड़ी और मैं खुद इस समय हम तीनों भाई बहुत परेशान चल रहे हैं। जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट बना है और जो उसमें जो वो चाहते थे उसमें बहुत फर्क है। अब कैसे बटेगा, वो कोर्ट से प्रोवेट ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे हमें। तो हम खुद इतने परेशान हो गए हैं कि हमें लगता है कि विल की आवश्यकता बहुत है। तो इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। अभी जो मैं बात कर लेता हूँ तो शुरू कराते कार्यक्रम को। अरविंद जी और कोई बात? बस बाकी तो अरविंद जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? और हमारे साथ श्री इंद्रचंद जैन और सबसे भी पूछो। आ गए हैं, वो भी ज्वाइन कर लिए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उनको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आज हम लोग को जो है विल और कैसे उसको बनाना है और उसकी क्या क्या उसमें हम लोग को विशेष सावधानियां रखनी है, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा जानकारी देंगे। राजेश जी, आप प्लीज पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए एक बार। हाँ, मैं जैन साहब का स्वागत करता हूँ। मेरे मामा जी हैं वैसे और गार्जियन भी हैं और बचपन से ही इनकम टैक्स और कंपनी लॉ, टैक्स लॉज, कैपिटल गेन, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, इसमें खुद इतनी स्टडी की हुई है आपने, क्योंकि आपके फादर की डेथ बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। तो आपने पूरा अपना घर का, परिवार का बिजनेस जो था उस समय, उसको अपने टैक्स इम्प्लीकेशन से बचाते हुए और उसकी इतनी स्टडी की और अच्छे अच्छे वकीलों को पर उनकी दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई में जहां भी वो जाते सब जगह उनकी जानकारियां हैं। तो इस बार उन्होंने विल पर पूरा अपना एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है और वो इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ विल क्या है। 50 साल की एज के बाद जरूर एक विल बनानी चाहिए और उसके कितने टैक्स इम्प्लीकेशन से आप बच सकते हैं। मैं इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूं और हमारे फेडरेशन के ऑफिस बियरर्स और यूपी एसोसिएशन के सभी मेंबरों पर हमने और आगरा कोल्ड एसोसिएशन के मेंबरों पर हमने ये इसका भेजा हुआ है, सबको इनवाइट किया हुआ है और अब लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं। 15-16 लोग जुड़ चुके हैं अभी तक और मैं जैन साहब से कहूंगा कि वह शुरुआत करें। कुछ लोग पहले ही जल्दी जुड़ गए थे और थोड़ा बहुत ब्रीफिंग शुरू हो जाती है, फिर 5 मिनट में हम इसको प्रॉपर शुरू कर लेंगे। अरविंद जी। हाँ जी जैन साहब। आपने अनम्यूट कर दिया? हाँ, अनम्यूट कर दिया है मैंने साहब। आवाज हाँ सर, हम लोग शुरू करें? हाँ जी, हम लोग शुरू करें। हाँ भी इम्पोर्टेंस ऑफ विल पे जब तक 10-5 मिनट बोलेंगे आप, तब तक फिर लोग ज्वाइन कर जाएंगे। हम लोग एक जनरल बात ये करते हैं कि जितने लोग व्यापारी हैं, कोई भी आदमी व्यापार करता है, इंडस्ट्री चलाता है, कोल्ड स्टोरेज चलाता है, शॉपकीपर है, तो क्या होता है कि वो अपना सिर्फ व्यापार की तरफ ध्यान देता है, वो ये ध्यान नहीं देता है कि अल्टीमेटली टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है। तो हमें अपने घर में, चाहे कोई आदमी एलएलबी है या नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट है या नहीं है, हमको अपने अकाउंट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमको कानून की पूरी जानकारी होना चाहिए। आज के दिन कानून बहुत आराम से समझ में आता है और लोग इसमें लगे, क्योंकि रोज आप चार्टेड अकाउंटेंट पे नहीं जा सकते और रोज चार्टेड अकाउंटेंट जो नई चेंजेस आ रहा है उसके बारे में आपको बता नहीं सकता है। वो स्वयं इतना बिजी रहता है
कि उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है और इतना समय नहीं है कि वो जो है आपको एक एक बात को बताए। और चूंकि जब चीजें आपको नहीं पता लगती हैं तो गलतियां हमसे हो जाती हैं। जैसे आज 1 जुलाई है, आज से इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस आ गए और बहुत सारी जैसे कैश निकालने पे है और टीडीएस का प्रोविजन है और बहुत सारे प्रोविजंस नए आए हैं। कुछ नए अभी हमारे पास सर्कुलर्स आए हैं जिन सर्कुलर्स में हमारी समय को बढ़ा दिया गया है बहुत सारी चीजों के लिए। ये सारी चीजों को हम लोग अगर अब्रेस्ट नहीं होंगे, हमको पूरी लीगल जानकारियां नहीं होंगी तो बहुत समय ऐसा है जहां समस्याएं आएंगी। मैंने अभी कोविड के समय में समय बहुत था तो मैंने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया है legaldiariesindia.blogspot.com। तो उस पे मैं रोज एक, मेरे ख्याल है 30 दिन में 2-1 दिन छोड़कर रोज ही मैंने लिखा है। जैसे एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब तक बिल शुरू करूँ शायद कुछ और लोग आ रहे हो, कि हम लोग अपनी कारें खरीदते हैं, सब लोगों के पास 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, हम लोग खरीदते हैं और बेचते भी हैं। जब बेचते हैं तो क्या करते हैं, वो एक सेल लेटर पे दस्तखत कराते हैं और उससे हम पैसा ले लेते हैं, चेक ले लेते हैं और कार उसे दे देते हैं, व्हीकल उसे दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो ट्रांसफर नहीं कराता है और वो सोचता है शायद 6 महीने चला लूं उसके बाद आगे किसी को बेच दूंगा। इस तरह अगर उस बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जिम्मेदारी जिसका रजिस्टर्ड ओनर की होती है। तो कल मैंने इस बारे में लिखा था, सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट है, बहुत बड़ा जजमेंट है, विजय कुमार वर्सेस समथिंग है। तो उसकी मैंने पूरी उसकी एनालिसिस की थी कि किस तरह से उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो है चेंज कर दिया डेफिनेशन ऑफ ओनर को, और वही ओनर होगा जिसका नाम रजिस्टर्ड होगा। अगर वही ओनर है जिसका नाम रजिस्टर्ड है तो बहुत बड़ी समस्या है कि आपने बेच दिया और उसके बावजूद भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस केस के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, 4.25 लाख रुपए देने थे कंपनसेशन के, एक जगह 10,000 रुपए देने थे, दोनों उसको सेल करने के 15 साल बाद भी मैं ब्याज के देने पड़े, इसलिए कि बेचने के बावजूद उसने अपना नाम ट्रांसफर नहीं कराया था। तो क्योंकि नाम उसको कटवाना चाहिए था, नहीं कटवाया था। हम सोचते हैं हमारा काम पूरा हो गया, हमने पैसे ले लिए, सेल लेटर पे दस्तखत करा लिए, उसको व्हीकल दे दिया, अब वो जाने उसका काम जाने। लेकिन कानून रोज बदल रहे हैं। कानून की बेसिक नॉलेज हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगी तो व्यापारी को बहुत समस्या आएगी। वकील के पास के लिए समय चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए समय चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो बहुत डिफिकल्टीज है। तो हमको प्रिवेंशन करना है, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें उन चीजों को। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर अभी बताता हूँ कि लीगल डायरीज इंडिया blogspot.com है। अब ऐसी चीजें जहां रोज आर्टिकल एक लिखा जा रहा है, कोई किसी चीज पर है, कोई किसी चीज पर है, अलग अलग डिफरेंट वेज, जहां स्कूल की फीस से लेकर भी बात हो रही है, क्या कोर्ट्स क्या कह रही हैं। अब आपको नॉलेज होगी तो आप उस कार्य को कर सकेंगे और बेहतर रूप से कर सकेंगे। तो हम लोग अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। विक्रम, वो बेटे वो शुरू करिए। तो देखिए, ज्ञान की आवश्यकता बहुत है और ज्ञान के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सी चीजें नहीं आती। हाँ? वो करना पड़ेगा, अलाउ करना। अच्छा, इसके अंदर जो है स्क्रीन शेयर के लिए अलाउ कीजिएगा, स्क्रीन शेयर जो है ना वो अलाउ कीजिएगा। स्क्रीन शेयर पे देखिए बेटे, शेयर स्क्रीन आ गई। ठीक है, शुरू। Have you executed your will? ये आज का जो हमारा विषय है ये है कि क्या आपने वसीयत की है। ये एक प्रश्न है जो मैं पूछता हूं सब लोगों से। आज से 10-12 साल पुरानी बात है। मैं एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था, उसका भी टॉपिक यही था, हैव यू एग्जीक्यूटेड योर विल। तो शुरुआत वही है कि जिससे मैं पूछता हूं कि क्या आपने अपनी वसीयत की है, वो नाराज हो जाता है, वो आगे बात नहीं करना चाहता है। वो कहता है जब विल की बात करते हैं तो आपने किसी आदमी की मृत्यु की कामना की है। ऐसा नहीं है, मृत्यु तो होनी है। तो अगर ये प्रश्न जो है ये बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है
और किस तरह से हम लोग इसको करने में संकोच करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने अपने ब्लॉग के बारे में बताया, legaldiariesindia.blogspot.com, और मैंने एक और वेबसाइट बना रहा हूँ thewillguru.in। उस पर बहुत सारी विल्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन जो उस पर रखूंगा। एक किताब भी मैंने बनाई है इसी शीर्षक से, हैव यू एग्जीक्यूटेड योर विल। लेकिन जब भी मैं उसे छपवाने के लिए सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इसके अंदर अभी बहुत कुछ मुझे बताना बाकी है। रोज नए जजमेंट्स पढ़ता हूँ, ताकि ये है कि उसको रोज मैं अपडेट करता रहता हूँ, और इस वजह से मैं उसे, नहीं तो मैं ई बुक के रूप में उसको प्रकाशित कराऊंगा, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, और लोगों को शेयर करूंगा, ताकि लोग विल्स करें। जितनी ज्यादा विल करेंगे उतना उनके घर में समृद्धि, सुख और शांति रहेगी। विक्रम, हाउ टू इसको जो है ना, उस दिन तो हम वैसे करेंगे। मेरे पास एक, आप लोगों को सबको सुनाई दे रहा है ना? आप सब लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। तो सुनाई दे रहा है। जी जी। तो जैसे मेरा मैंने एक कार्टून सा बनाया है, जिसके अंदर लिखा है कि यमराज खड़े हुए हैं, एक बुजुर्ग आदमी मृत्यु शैया पर है, और वो कह रहे हैं आपका समय पूरा हो गया, हमारे साथ चलिए। तो वो वृद्ध आदमी कहते हैं कि मुझे अभी कुछ समय चाहिए, मैंने अपनी वसीयत अभी नहीं की है। तो हंसते हुए यमराज कहते हैं कि मैंने तो तुमको बहुत समय दिया था। तो अर्थ ये है कि समय जो है आना है, और समय बहुत है, हम उसे किस संकोच में नहीं करते हैं, यही आज का ये विषय है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात मेरी समझ में आती है कि हम जीवन भर पैसा कमाते हैं। अर्निंग वेल्थ व्हाइल यू लिव इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। हम जीवन भर पैसा कमाते हैं और हम सोचते हैं कि यही हमारा उद्देश्य है, हम पैसा कमाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत सुख और समृद्धि से रह सके। लेकिन योर फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट इंक्लूड हाउ योर वेल्थ इज यूज्ड। भाई, किस तरह आपकी जो संपदा आपने इकट्ठी की है, कौन उसे इस्तेमाल करे और कैसे इस्तेमाल हो, उसका स्मूथ ट्रांजिशन हो वेल्थ का, जैसा आप चाहते हैं। ये अर्निंग वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा आप चाहते हैं कि जो संपदा आपने इकट्ठी की वो किस आदमी तक, किन लोगों तक पहुंचे, सही आदमी तक जिनको आप चाहते हो वो पहुंचे। ये जब सबसे बड़ी आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सबसे बड़ी आपकी प्रयास होना चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। तो ये एक्चुअल जो ये हैव यू एग्जीक्यूटेड योर विल जो है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रश्न है, और हम सब लोग उसका उत्तर जानते हैं। जब 200 आदमियों के सेमिनार जो क्लार्क्स आमेर जयपुर में हुआ था, जिसमें मैंने इसी विषय पर एड्रेस किया था, 3 आदमियों ने कुल हाथ खड़े किए थे जिन्होंने 200 में से, जिन्होंने कहा था कि हमने अपनी विल की हुई है। बाकी लोगों ने 197 ने अपनी विल नहीं की थी। विल लिखने की दोबारा से 10 साल हो गए, मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिली। इस साल मैं एक उसी सेमिनार में, उसी अपनी एसोसिएशन में गया, तो वहां एक सज्जन मुझे मिले, बोले जैन साहब आपकी वजह से मैं बच गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपने कहा विल करो, मैंने जाते अपने पिताजी की विल करा ली। हम लोग 4-5 भाई हैं, लेकिन मैंने अपने पिताजी को अपने साथ रखा हुआ था, और फिर मैंने उसकी विल करा ली, और वो 6 महीने के अंदर उन्हें कैंसर हुआ और वो चले गए। लेकिन घर में कोई समस्या नहीं लीगल आई, क्योंकि हमारी विल थी, रजिस्टर्ड विल थी, और आपके कहे अनुसार मैंने कर ली। उसी दिन ये बात है, 30 जुलाई 2019 की, उस दिन मैंने ये तय किया कि हम विल के बारे में दोबारा से लोगों से बात करेंगे। समय नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ये कोविड-19 आया और समय ही समय था, तो मैंने अपना रोज 4 घंटे रोज सिर्फ एक विल सब्जेक्ट पर रोज लगाए, ताकि मैं विल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकूं, ताकि लोगों को शेयर कर सकूं और उनका भला हो सके। देखिए, हम बात करते हैं महाभारत में यक्ष संवाद की। मृत्यु निश्चित है। ये जब यक्ष या युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने ये कहा कि इसका उत्तर यही है कि इंसान, जो भी मनुष्य है, वो मृत्यु को प्राप्त होना है, लेकिन वो इस तरह जी रहा है जैसे वो अमर होकर आया है। तो मृत्यु आनी ही आनी है। हम गीता की बात करें तो गीता की एक लाइन पढ़ता हूं, जो श्लोक 27 है, अध्याय 2 का, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो जब मृत्यु निश्चित है तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बताता हूं। जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो 66% जो केसेस चल रहे होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में चल रहे होते हैं, और आधे से ज्यादा डिस्प्यूट उसमें परिवार के अंदर ही होते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों हम लोग बहुत संकोच करते हैं कि हम बिल बनाएं। ये हम सोचते हैं कि अगर हमने एक वसीयत कर दी तो जिसके फेवर में, बच्चों के फेवर में, वाइफ के फेवर में या भाई के फेवर में, जिसके भी फेवर में हमने विल की है, वो उसका मालिक बन जाएगा प्रॉपर्टी में और हम लोग जो है पावरलेस हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी भ्रांति है। विल तब फोर्स में आती है जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उससे पहले वो चाहे जब अपनी विल बदल सकता है, वो चाहे जब किसी प्रॉपर्टी को बेच सकता है, लीज कर सकता है, वो गिफ्ट कर सकता है, किसी को भी कुछ भी कर सकता है, वो प्रॉपर्टी का मालिक रहता है। विल का अर्थ है, वसीयत का अर्थ है कि ये तभी शुरू होगी, तभी लागू होगी जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि विल जो है, वसीयत जो है वो टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, बड़े ही लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है। जो भी आम आदमी है जिसके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, सभी के पास कुछ ना कुछ होता है। जिसके पास क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, जिसके पास शेयर्स हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ होता है, पीएफ अकाउंट्स हैं। तो उन सबको जो है विल करनी चाहिए। ये आम आदमी के लिए भी है, क्योंकि इसीलिए सरकार ने ये सोचकर इसका बहुत ही कम एक्सपेंसिव रखा है। विल करने में कोई खर्चा नहीं है, बाकी सारी चीजों में खर्चे होते हैं, इसमें खर्चा नहीं है। और दूसरा, बदलने का प्रोसेस रखा है, कभी भी आप चाहो आप अपनी विल को बदल सकते हो। देखिए, जब हम विल की बात करते हैं तो विल एक बहुत सरल सब्जेक्ट है अगर आप इसे जानते हैं। नहीं तो आप ये देखिए कि इसको जैसे कोई भी एक्ट होता है, इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ इनकम टैक्स की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर, विल के अंदर, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, अगर आप हिंदू हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट, विल को अगर आपको प्रूव करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यदि आपका कोई जो है, जैसे हम एक एग्रीमेंट बताएंगे जो आपस में फैमिली एग्रीमेंट होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस लागू होते हैं। स्टाम्प एक्ट, क्योंकि स्टाम्प की कई जगह पेएबिलिटी बनती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है और रजिस्ट्रेशन के क्या कायदे हैं उसके बारे में। और इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि हर चीज जो हम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, वो कहीं ना कहीं आयकर के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। अगर कोई आदमी जो है मोहम्मदन है, क्रिश्चियन है या पारसी है, तो उनके क्या पर्सनल लॉज हैं, ये एप्लीकेबल होते हैं। जब हम बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की, देखिए इसके अंदर दो ही हिस्से हैं। हिंदू में जैन शामिल हैं, सिख शामिल हैं और बुद्धिस्ट शामिल हैं। और बाकी इसके अलावा जो है क्रिश्चियंस बचते हैं, मोहम्मडन्स बचते हैं और पारसीज बचते हैं, जिनके लिए उनके पर्सनल लॉज लागू होते हैं। हमारे ऊपर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होता है। विल क्या है? विल एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जो हम वॉलंटरीली करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। और कोई भी एडल्ट, कोई भी जो आदमी बालिग है, वो अपने साउंड माइंड में, वो सोचने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, क्या कर रहा है जानता है, और वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इस तरह से मेरे इन लोगों में बटे। अब आप एक बात कहेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ऑटोमेटिक सक्सेशन हो जाता है। कोई भी इसमें क्लास 1 और क्लास 2 जो है एयर्स होते हैं। तो जब कोई किसी की जो है डेथ होती है तो जो भी क्लास 1 एयर होता है, अब क्लास 1 एयर अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट में देखें तो जैसे कोई एक पुरुष मरता है तो उसकी पत्नी, उसके लड़के लड़की और उसकी माँ, ये सब क्लास 1 एयर्स होते हैं। और यदि पुत्र या पुत्री की डेथ हो गई होती है, प्री डिसीज हो गए होते हैं, तो उनके बच्चे जो है क्लास 1 एयर बन जाते हैं। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि माँ, क्योंकि जिस तरह मातृभूमि है ना, जननी जन्म स्वर्गादपि गरीयसी, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में ये है कि माँ को उसका हिस्सा मिले। तो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, पुरुष की, और उसकी माँ अगर जीवित है, तो उसका बराबर का हिस्सा माँ को भी मिलता है। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, एक बहुत बड़ी जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं, और इसका क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विल रेवोकेबल होती है, कभी भी आप उसे चेंज कर देते हैं। और विल की जो भी इफेक्ट होता है वो जो टेस्टेटर है, जो वसीयत करता है, उसकी मृत्यु के पश्चात होता है।
अब यहाँ कुछ शब्द होते हैं जैसे टेस्टेटर मतलब वसीयत करता, लीगेटी बेनिफिशियरी जिनके फेवर में विल की जाती है, लीगेसी जो चीज हमको विल के थ्रू मिलती है, एग्जीक्यूटर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है एग्जीक्यूटर। विल के अंदर एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट कर देते हैं जो आपका मित्र हो सकता है, आपका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, आपका एडवोकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। जब किसी वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है तो एग्जीक्यूटर जो है जो अपॉइंट किया होता है वो पूरी संपत्ति को का देखभाल करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है जैसा कि वसीयतकर्ता ने चाहा था। तो इस तरह से ये जो है होता है। प्रोबेट एक कॉपी ऑफ विल है जो सर्टिफाइड होती है कोर्ट द्वारा, लेकिन ये सिर्फ जो पुराने प्रेसिडेंसी टाउन्स थे सिर्फ 3 जगह एप्लीकेबल होती है, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। बाकी जगह प्रोबेट कंपलसरी नहीं होती। कॉडिसल एक तरह से इम्प्रूवमेंट है। अगर आप अपना कोई वसीयत करते हैं, कुछ चीजें बदलती हैं समय के साथ, तो आप उसका एक एजेंडा उसको जोड़ने के लिए कुछ कर देते हैं ताकि कुछ चीजें जो नई आई हैं उसके बारे में कुछ कह सकें। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है सिविल कोर्ट इशू करती है। बहुत बड़ा इशू आएगा। मेरे पास 3-4 दिन पहले लखनऊ से फोन आया था कि बिल है मेरी माँ की, बोले मेरी वाइफ के नाम में की हुई थी, आवास विकास में गया, मैंने कहा चेंज कर दो। वो कहते हैं जी इसका आप सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आइए, रजिस्टर्ड विल है, इसकी क्या आवश्यकता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब आती है कि क्या जरूरत है कि हम विल की जाए। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि व्यक्ति अगर पुरुष है वो चाहता है कि मेरी मृत्यु पश्चात मेरी जीवित माँ को, मेरी पत्नी को और मेरी लड़की और लड़कों को सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाए, तो शायद विल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी वो ऐसा चाहता नहीं है। हमारे यहाँ जैसा संस्कृति है या जैसा सामाजिक वैल्यूज हैं उसके अनुसार जब लड़की की शादी हो जाती है, उसकी शादी में बहुत सारा खर्चा उसके माता पिता करते हैं, तो लड़कियों को हिस्सा जो है 2005 में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं और लड़कियां लेती भी नहीं है ताकि उनके भाइयों से कॉर्डियल रिलेशनशिप बनी रहे। तो जब भी विल की रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी हम इस प्रोसेस को तोड़ना चाहते हैं, हम अपनी माँ को कोई हिस्सा नहीं देना चाहते, कोई लड़का हमारा अमीर है, विदेश में सेटल्ड है, उसे हिस्सा नहीं देना चाहते, या कोई दुकान है हम 3-4 बच्चों को ना देकर सिर्फ एक लड़के को देना चाहते हैं। जब भी हम कहीं भी नॉर्मल हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जो नॉर्मल ट्रांजिशन का तरीका है, सक्सेशन का तरीका है, उसको कट करना चाहते हैं तो विल की आवश्यकता होती है। ये एक सिंपल और इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है, कोई खर्चा नहीं होता है, जैसा हम आगे आपको बताएंगे। इसको कभी भी आप बदल सकते हो। और टेस्टीटर वसीयत करता अपनी प्रॉपर्टीज का जिसके बारे में उसने वसीयत के अंदर जिक्र किया हुआ है अपनी आखिरी सांस तक ओनर रहता है। कोई भी बेनिफिशियरी हो सकता है अगर आप विल करते हैं। मैं भी बेनिफिशियरी हो सकता हूं किसी आदमी के भी विल की, इसमें कोई रोक नहीं है। तो नॉर्मल सक्सेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। इसमें एक चैरिटी, जैसा हम हिंदू धर्म में हम लोग हैं, तो हिंदू धर्म में होता है कि कुछ ना कुछ जो हमने अपनी एस्टेट बनाई है, संपदा बनाई है, उसमें से कुछ हिस्सा हम धर्म के लिए, मंदिरों के लिए, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए दें। ये तभी पॉसिबल है जब हम विल करते हैं। अब अगर हम विल नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर हम विल नहीं करते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये व्यक्ति, पुरुष या महिला, इंटेस्टेट इसकी डेथ हो गई, विदाउट एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ विल हो गई, तब पर्सनल लॉज हो जाते हैं। हिंदू के लिए, जैन और बुद्धिस्ट के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट, क्लास 1 सक्सेसर्स होते हैं जिसमें उसके पुत्र पुत्री, माँ, वाइफ होती है। जिनमें ये नहीं हो पाते हैं, शादी नहीं होती है, तो क्लास 2 में आते हैं जिसमें पिता, माता, भाइयों के पास जाता है। इस तरह से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एक जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, आज के समाज में डिग्रेडेशन हो गया है, तो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हो गए। तो जब इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है तो वो उनको हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, आगे एक प्रश्न आएगा कि जो इलेजिटिमेट वाइफ है या जो लिव इन रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, उनके बारे में उनके क्या हक मिलते हैं। मान लीजिए कोई इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हैं
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसा ये रेवानी सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन 2011 का केस है, बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, उसने कहा बच्चों की क्या दोष है, दोष पिता का है कि उसने किसी एक महिला से एक इलिजिटिमेट अनैतिक जो है रिश्ते बना लिए, और जो बच्चे पैदा होते हैं उनका कोई दोष नहीं है। लिहाजा उन्होंने स्थिर किया, होल्ड किया कि ऐसे बच्चों को भी जो है पूरा हक मिलना चाहिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार। अब कुछ विल क्यों बनानी चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ आपको रियल टाइम स्टोरीज बताना चाहता हूं। इन कहानियां जब सुनेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी और आप ये सोचने के लिए मजबूर होंगे, आप जिससे मिलेंगे उससे यही कहेंगे कि तू जल्दी से अपनी विल कर। कहानी है एक व्यक्ति की जिसने जीवन भर बहुत व्यापार किया, रियल कहानी है। उसने 65 साल की उम्र में, उसके 2 लड़के थे, दोनों सेटल्ड थे अमेरिका के अंदर, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बना रखी थी। उसने व्यापार बंद किया, बच्चे आना नहीं चाहते यहाँ, उसने व्यापार बंद किया, एक बड़ी सी कोठी बहुत अच्छी सी बनाई दिल्ली में और चैन से अपनी वाइफ के साथ रहने लगा। और उसने नौकर रखे, रोज पार्टी करता था और जीवन बहुत आनंद से काट रहा था। उसको भी विल के बारे में किसी ने आगाह नहीं किया था, किसी ने अवेकनिंग नहीं दी थी, किसी ने जागरूकता नहीं पैदा की थी। एक दिन उसको हार्ट अटैक हुआ सडनली। आप ले लो, और बाकी 2 हिस्से तो माँ ने कहा नहीं, ये तो तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए बनाई थी। उसने कहा अगर वो चाहते तो वो विल कर जाते, उन्होंने तो कोई विल की नहीं थी, लिहाजा हमारा 1/3 का शेयर है। वो प्रॉपर्टी बिकी, 1/3 हिस्से में से उस लेडी ने एक नोएडा के अंदर एक फ्लैट लिया और वो अपनी बची खुची जिंदगी अकेले काट रही है, सिर्फ इसलिए कि उसकी पति को जागरूकता नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि किस टाइप की विल वो करता। अगर वो विल की हुई होती तो आज भी वो अपनी कोठी में रह रही होती। अब जैसे दूसरा एक मैं बात बताना चाहता हूं जो एक रियल किस्सा है कि जैसा हर घर में होता है कि एक पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, लड़की की शादी हो गई, पिता की डेथ मतलब पति की डेथ हो गई, घर के मुखिया की डेथ हो गई, तो 3 हिस्से हिंदू सक्सेशन एक्ट से हुए, चूंकि उसमें कोई विल नहीं की थी। लड़की हिस्सा लेना नहीं चाहती थी, दामाद साहब बहुत इच्छुक थे अपने हिस्से लेने के लिए, लिहाजा पति और पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ। आखिर एक दिन आकर लड़की ने जो लिखा पड़ी है नो ऑब्जेक्शन और जो भी उसको देना था उसने अपने भाई के फेवर में कर दिया। दोनों के बीच में डाइवोर्स की नौबत आ गई। कुछ अच्छे लोग बीच में आए, उन्होंने समझाया बुझाया, तब जीवन उनका चला। तो ये इसलिए हुआ कि एक विल नहीं हो पाई। एक और आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, हाइपोथेटिकल है कि एक मुखिया की डेथ होती है, उसकी माँ, उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो उसके मरने के बाद 1/4 हिस्सा उसकी माँ के हिस्से में आ जाता है। माँ दूसरे भाई के साथ रहती है, पिता का जो मुखिया था उसके भाई के साथ रहती है। अब वो भी 6 महीने बाद मर जाती है और उसने मान लीजिए कोई विल नहीं किए, तो उसके जितने भी बच्चे होंगे वो प्रॉपर्टी उनके बीच में बच जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी आपकी घर की प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी को आपको एंजॉय करना था, वो आपके चाचा ताऊ या उनके बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा घर की मुखिया की कभी इच्छा नहीं थी। तो लिहाजा हमको इन सब से बचना है, और जब बचने के लिए हमको रास्ता ढूंढना है, और वो रास्ता बहुत सिंपल है, विल विल और विल। देखिए अब ये मैंने एक चार्ट है जो बताता है कि अगर कोई आदमी मृतक मरता है तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है सन, और अगर बेटे की भी डेथ हो गई तो उनके जो बच्चे हैं, बीवी हैं, ये वो इस तरह से, ये जो है ना डॉटर हो गई तो उसके किस तरह से, विडो, मदर, ये 4 इसके जो हैं फैसेट्स हैं। तो जितने लड़के हैं, जितनी लड़कियां हैं, उसकी अगर विधवा पत्नी जिंदा है और माँ जिंदा है तो ये सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके 2 लड़के हैं तो ऐसा, तो उसमें 5 हिस्से हो जाएंगे। तो लड़कियां मतलब जितने लड़के लड़की सब बराबर हिस्से, एक एक हिस्सा सबको मिलता है, माँ, बीबी और बच्चों। बच्चे नहीं है तो उनके बच्चों। एक बहुत बड़ी भ्रांति है और एक बहुत बड़ी जरूरत है नॉमिनेशन की।
पहली बात तो हम भ्रांति को दूर करें कि नॉमिनेशन क्या है और विल द्वारा जो हम देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम नॉमिनेशन करते हैं, LIC की पॉलिसी होती है, बैंक की FDR होती है, PPF अकाउंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक फॉर्म भरवाते हैं जो शुरू में जैसे ही आप खोलते हैं, अगर आपने नहीं भरा है तो आप जरूर नॉमिनेशन फॉर्म भरें और आप नॉमिनेट कर दें अपने किसी वारिस को, और कोशिश करें उसी को करें जिसके फेवर में आप आगे विल करने जा रहे हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी एक वारिस को कर दें, तो कम से कम आपका पैसा मृतक की मृत्यु के बाद कम से कम आ तो जाएगा, वरना जो पूरा एक लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो पैदा होंगी, मुकदमे या सक्सेशन सर्टिफिकेट्स या और चीजें शुरू होंगी, उसकी वजह से वो पैसा नहीं मिल पाएगा। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूं कि या तो जॉइंट अकाउंट रखो, और जो ऐसी चीजें हैं जहां जॉइंट पॉसिबल नहीं है, जैसे LIC है, PPF है, इसमें जॉइंट पॉसिबल नहीं है, तो वहां आप जो है नॉमिनेशन जरूर करा करें। लेकिन नॉमिनेशन कभी भी ओनरशिप नहीं है। तो जो नॉमिनी है वो सक्सेसर नहीं, सक्सेसर कोई दूसरा भी हो सकता है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार से या विल के अनुसार हो सकता है। वो सिर्फ एक केयर टेकर होता है, जो नॉमिनी होता है, वो कभी भी मालिक नहीं होता। अगर एक LIC पॉलिसी किसी के पिता की है जिसकी डेथ होती है, उसके 2 लड़के हैं और उसने नॉमिनी एक को बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा नॉमिनी पहला वाला अपने पास रख लेगा। वो जितने भी उसके लीगल एयर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बारे में क्लियर कट केसेस है सुप्रीम कोर्ट के। LIC के लिए शरबती देवी का है, और जो प्रॉपर्टी जहां प्रॉपर्टीज होती है सोसाइटीज की, वहां उन्होंने होल्ड किया कि सोसाइटी में जिसका नॉमिनेशन है, शेयर सर्टिफिकेट उसके नाम में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी की ओनरशिप सक्सेशन एक्ट के अनुसार से और विल के अनुसार ही होगी। अब ये प्रश्न उठता है कि विल कौन कर सकता है? कोई भी आदमी जो एडल्ट है, माइनर नहीं कर सकता है। उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ये जाने कि वो क्या करने जा रहा है। उसका माइंड जो है साउंड होना चाहिए, सोचने की शक्ति होनी चाहिए, राइट डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए। उसको जो है जो विल वो करता है उसकी कंटेंट समझने की शक्ति होनी चाहिए। किसी का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं होना चाहिए, किसी पे जोर जवाब नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और कोई आदमी अगर कोई इंसेन है, पागल है, लेकिन वो कुछ इंटरवल्स के लिए ठीक होता रहता है, तो जो ठीक होने वाला इंटरवल है उसमें अगर वो विल करता है तो वो वैलिड है। कोई आदमी अगर सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, तो भी वो विल कर सकता है। बस एक शर्त है, उसे ये मालूम होना चाहिए इस विल में क्या मैं लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं। कोई कंपनी विल नहीं कर सकती। कोई शराब पीकर जब उसको बोलने की और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है तो वो विल नहीं कर सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हमको विल कब करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे जीवन में चीजें, स्थान है या जगह है या कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहां आपको करना चाहिए। जैसे कोई आदमी अगर सेकंड मैरिज करता है तो अपने बच्चों की पहले शादी से जो बच्चे हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, आगे जीवन का पता नहीं है तो उसे करनी चाहिए। इसके स्पाउस की किसी की डेथ हो तो कर लेनी चाहिए। किसी का ब्रेकडाउन या डाइवर्स हो रहा हो, बच्चे जन्म ले रहे हो, या बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए वो विदेश में सेटल हो रहा हो, नौकरी पे जा रहा हो, या उसे डोनेशन करना हो चैरिटी के लिए, तो भी उसे विल करनी चाहिए। उसकी एज एडवांस हो रही है, उसके लीगल एयर की डेथ हो गई है, सीरियसली इल है, या वो नई बिजनेस एक्वायर कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, तो उसे करनी चाहिए। समय कुछ पता नहीं है। डेथ कभी भी अपॉइंटमेंट से नहीं आती है। डेथ जब आती है तो आपसे कोई समय नहीं लेती है कि मैं इतने समय पे आना है। और सबसे बड़ी बात है, यू कैन ऑलवेज चेंज योर विल। अगर आप अपनी विल चेंज कर सकते हैं तो डर कोई है ही नहीं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में आप विल कर सकते हैं? कोई भी प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हैं पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में, उसके बारे में आप विल कर सकते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट्स, FDR, PPF, इनके बारे में कोई बिजनेस आपका प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो आप अपने हिस्से के बारे में उसमें विल कर सकते हैं। आपको कोई रॉयल्टीज मिल रही हैं, आपको कॉपीराइट्स है, आपकी गुडविल है, कारें हैं, फर्नीचर है, सबके बारे में कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड को कर सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड के बारे में क्या बहुत बड़ी
एक रुकावट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, शॉप्स हो, गोदाम हो, इंडस्ट्री हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन कोई भी करता है HUF का, अगर कोई HUF है, HUF प्रॉपर्टी है, कोई HUF की डिपॉजिट्स हैं, कोई HUF की FDRs हैं, HUF की प्रॉपर्टी कोई भी इमूवेबल मूवेबल है, उसके बारे में कर्ता या को पार्टनर कोई भी जो है विल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो है HUF की प्रॉपर्टी है। HUF का कंसेप्ट है जिसको समझने की बहुत जरूरत है। HUF के अंदर किसी का भी कोई डेफिनेट शेयर नहीं होता है। जैसे ही उसके अंदर और लोग ऐड होते रहते हैं शादी के द्वारा, बच्चे पैदा होने के द्वारा, वो धीरे धीरे उसके मेंबर बनते चलते हैं। तो इसमें HUF के बारे में आप अपने कोई हिस्सा डेफिनेट नहीं होता और आप उसके बारे में कोई विल नहीं कर सकते। कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो HUF प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में भी नहीं, क्योंकि वो सेल्फ एक्वायर्ड नहीं है, उसके बारे में बहुत डिस्प्यूट पैदा होते हैं, तो उसके बारे में भी विल नहीं कर सकते। कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपका स्कूल, आपका कोई प्राइवेट ट्रस्ट, टेम्पल, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी आप बेनिफिशियरी आप बना सकते हैं। आप किसी हिंदू डेटी को, जैसे जो आपके इष्ट हैं, उनके भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हिंदू डेटी जो है जिसको करते हैं, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है ताकि उसके मैनेज कर सके अफेयर, क्योंकि कानून के अंदर हिंदू डेटी जो है माइनर है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो आप बेनिफिशियरी जिसको बना रहे हैं, जिसके फेवर में आप कर रहे हैं, उसको या उसकी वाइफ या हस्बैंड, स्पाउस को आप विटनेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि सेक्शन 67 जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट का कहता है कि वो विल तो वैलिड रहेगी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आपके को मिलनी है वो नहीं मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ये भूल जाते हैं। वो कहते हैं मैंने लड़के के नाम विल करी, उसकी वाइफ को मैं इसमें जो है अटेस्टिंग विटनेस की बहुत जरूरत होती है, मैं आगे आता हूं उसके बारे में, तो उसको वो विटनेस बना लेते हैं। तो बेनिफिशियरी, जैसे मैंने लिखा, आई कैन बी बेनिफिशियरी टू योर विल, इसका मतलब है कोई भी किसी के बारे में जो है वो बेनिफिशियरी कोई भी हो सकता है। यही इसकी ब्यूटी है, यही इसका मर्म है विल का। प्रिविलेज्ड विल ये सोल्जर्स करते हैं जो वॉरफेयर पे गए होते हैं, ये ओरल विल भी हो सकती है। और अनप्रिविलेज्ड विल, जो भी प्रिविलेज्ड विल नहीं है, जो एक्चुअल वॉरफेयर पे, कारगिल पे, और जहां अलग अलग जगह लगे हुए हैं, समुद्र में नेवी है, उसको छोड़कर जो भी विल्स होती है प्रिविलेज्ड विल, वो जो है अनप्रिविलेज्ड विल होती है। ओरल विल जो पब्लिकेटेड है, वो मुंह-जबानी भी कह सकते हैं, वो प्रिविलेज्ड विल में सिर्फ सोल्जर्स कह सकते हैं और मैरिनर्स कह सकते हैं। बाकी एक विल है म्यूचुअल विल, रेसिप्रोकल विल, ये सबसे अच्छी विल है जो रिकमेंडेड ओल्डर पीपल पे। इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टी हस्बैंड की होती है, कुछ प्रॉपर्टी वाइफ की होती है। अब वो क्या है कि, और उनके बच्चे भी होते हैं, तो वो सबसे पहली रेसिप्रोकल विल में करते हैं कि हम दोनों लोग, हम में से जो भी जीवित रहे, वो जो दूसरे आदमी की जो भी प्रॉपर्टीज है वो उसके फेवर में पहुंच जाए, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस न करे और किसी की रहमो करम पे न रहे। तो ये वो विल है जो रिकमेंडेड थी, जो दिल्ली के उद्योगपति थे जिन्होंने था, अगर वो रेसिप्रोकल म्यूचुअल विल कर लेते तो ओनरशिप उनकी थी प्रॉपर्टी पर, तो वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप तुरंत उनकी पत्नी पर पहुंच जाती। तो वो विल है। जॉइंट विल वो होती है जो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। यदि कोई कोठी, मकान, बंगला हस्बैंड वाइफ ने मिल के बनाया तो दोनों की मिलकर भी एक जो है विल कर सकते हैं। कंटिंजेंट और कंडीशनल विल है वो कि जब कोई कंडीशन होगी, किसी के बच्चा होगा, तभी ये प्रॉपर्टी उसे मिलेगी, इस तरह की विल की जा सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ इंटरेस्ट। लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कोई आदमी अपने घर में रह रहा है और उसको लग रहा है उसको जो है अपनी वाइफ के नाम में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, तो जीवन भर उसकी पत्नी उस घर में रहेगी और उसके बाद वो लिख दे कि इसके बाद ये मैं अपने बच्चों के फेवर में चला जाए। लाइफ इंटरेस्ट के रहने की वजह से न तो उसकी पत्नी उसे बेच सकती है, न उसके बारे में कोई वसीयत कर सकती है, लेकिन उसको कोई उस प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता है। तो इस तरह से वो जो वसीयत करता है वो ये इंश्योर कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा स्पाउस, मेरी पत्नी भी ढंग से रहे, और ऐसा ना हो कोई उसे बरगला दे और वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम में विल कर दे, तो विल भी कर जाता है कि उसके बाद ये जो है इस बच्चों के नाम में या जिसके नाम में वो चाहता है वो पहुंच जाए। तो ये एक बहुत फेमस केस है 2018 का रणवीर दीवान का, जो इस बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
एक बहुत से लोग अपनी हैंड राइटिंग में करते हैं विल, पूरी हाथ से लिखते हैं विल, तो वो अपनी हैंड राइटिंग, उसे होलोग्राफ विल कहते हैं। बड़ी अच्छी विल है जिसमें आदमी अपनी हैंड राइटिंग में लिखता है, खुद ही सिग्नेचर्स करता है। तो उस विल के बारे में चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी हैंड राइटिंग सबको मालूम है। इन ऑफिस जो विल स्ट्रेंजर्स के लिए होती है, जो नेचुरल सक्सेसर नहीं, तो वो जो है इन ऑफिशियस विल कहलाती है। अगर विल खो जाती है तो एक प्रोसीजर है जिसमें डुप्लीकेट या फोटोस्टेट विल को भी प्रूव किया जा सकता है। एक नया कंसेप्ट आया है वीडियो विल, जो आज के दिन लीगल नहीं है, लेकिन उसकी बहुत रिकमेंडेशन हम करते हैं कि उसे करनी चाहिए। जिस वक्त विल हो रही हो उस पूरे प्रोसेस को वीडियोग्राफ करना चाहिए, कि वो शायद मैं आगे भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये एक बहुत नया कंसेप्ट है और इससे जो आगे की फ्यूटाइल फ्रिवलस जो मुकदमेबाजी है, लिटिगेशन है, उससे बचा जा सकता है। अब कैसे हम ड्राफ्ट करें अपनी विल? अपनी सारी इमूवेबल मूवेबल अचल चल संपत्ति लें, उसकी एक लिस्ट बनाएं। फिर हम अपनी जितने भी जिन लोगों के फेवर में हम ये जो है करना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। उनके अपने परमानेंट एड्रेस लें, कहीं गलती ना हो कि आपने एक नाम का आपका भतीजा भी हो और एक जो है कोई और दूर का रिश्तेदार भी हो, तो उसके पेरेंट का नाम लिखें, उसका एड्रेस लिखें, उसकी उम्र लिखें, अगर उसका आधार नंबर, पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर है तो लिखें ताकि उसको सर्टिफाई कर सकें। नहीं तो आप उसकी रिलेशनशिप लिखें कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा नाती है, ये सारी चीज उस पर लिख दें। फिर टेस्टेटर का अपना नाम हो, उसका आधार कार्ड हो, पैन नाम, उसमें एक रिवोकेशन क्लॉज हो कि मैं जब चाहूं तब अपनी विल को बदल लूं। और उसमें एग्जीक्यूटर्स अपॉइंट करें, एक नहीं कम से कम 2 करें, ज्यादा भी करें। हो सकता है किसी एग्जीक्यूटर का वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले ही मृत्यु हो जाए, तो इसलिए या कोई एग्जीक्यूटर मना कर दे कि मैं यूं नहीं करना चाहता हूं, इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं, तो 2 या 3 एग्जीक्यूटर्स उसमें अपॉइंट कर दें, जो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, हमारे जानकार हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट या हमारे वकील भी हो सकते हैं। और जो जो चीज उसके पास है, किस किस को क्या क्या देना चाहता है, वो लिख दें। एक रेजिडुअरी क्लॉज जरूर लिख दें। जब हम विल बनाते हैं तो कई बार भूल जाते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। कई बार ऐसा भी होता है कोई प्रॉपर्टी हम बाद में खरीद लेते हैं, तो हम लिख देते हैं कि ये प्रॉपर्टी के बारे में तो हमने ये लिख दिया है कि ये इसको दी जाए, इसको दी जाए, इसको दी जाए। लेकिन अब जो भी प्रॉपर्टी रह गई हो या जो मैं बाद में खरीदूं, वो मेरे दोनों पुत्रों के अंदर बांट दी जाए, तो इस तरह से लिख देते हैं ताकि रेजिडुअरी क्लॉज रहे, कभी झगड़ा न पड़े। फिर उसमें डेट लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर डेट नहीं है तो विल का कोई मतलब ही नहीं है। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन की मैंने आगरा में की है या लखनऊ में की है या चेन्नई में की है, टेस्टेटर अपना सिग्नेचर करे और 2 जो है अटेस्टिंग विटनेस उस पर दस्तखत करें। यदि अटेस्टिंग विटनेस उस पर विटनेस नहीं करते हैं तो विल एक कागज का टुकड़ा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक लोगों के केस गए जिनमें उन्होंने कह दिया कि अगर 2 अटेस्टिंग विटनेसेस नहीं है, ये इंडियन सक्सेशन एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, सेक्शन 63 है, अभी हम शायद आगे आएंगे तो उस पर, और वो अटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि ये उसमें लिखा रहता है, जो अटेस्टिंग विटनेस होते हैं लिखते हैं कि ये मेरे सामने इन्होंने दस्तखत किए वसीयतकर्ता ने, और ये अपने पूरे बिना किसी जोर दबाव के थे और पूरे होशो हवास में थे। टेस्टेटर की सिग्नेचर के बारे में भी मैं आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ करनी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ द विल कैसी होनी चाहिए जिससे कि वसीयतकर्ता जानता हो, वसीयतकर्ता बिना पढ़ा लिखा हो, किसी के पेरेंट्स हो 80 साल के हो और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती और आप एक इंग्लिश में ड्राफ्ट करा लाइए बहुत बढ़िया वकील साहब से, खूब सारे पैसे देकर एक विल, और उनके दस्तखत करा दीजिए, तो वो विल जो है इलीगल करार हो सकती है, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आया है कि उसने किस पे दस्तखत किए, उसकी समझ में नहीं आया। उसको उसी लैंग्वेज में बनाइए जिस लैंग्वेज में वसीयतकर्ता अपने हस्ताक्षर करता हो, जिस लैंग्वेज को अच्छी तरह जानता हो। ये बहुत आवश्यक है। कहाँ विल की जाए, तो आप कहीं भी विल कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और ज्यादातर जो सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ की नॉर्मली जिस वक्त मुकदमे चलते हैं, लिटिगेशन होता है, तो होता है कि आपकी जो परमानेंट रेजिडेंस की जगह जहाँ आप रह रहे होते हैं, वहां जहां अगर आप करते हैं तो आपका घर होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। कि इसके अंदर जो है हम लोग विल में मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टीज भले ही डिफरेंट लोकेशंस में, एक आगरा में, एक चेन्नई में, एक जो है राउरकेला में, सबके बारे में एक ही विल होती है और एक ही विल जो आप बनाते हैं उसमें सब प्रॉपर्टीज का जिक्र कर लेते हैं।
ये विल अगर आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में क्या फायदे नुकसान है ये हम आगे आते हैं, लेकिन ये है कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट में, उस क्षेत्र में वो सब रजिस्ट्रार कर देगा जहां आपकी कोई भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी लखनऊ के अंदर है, इलाहाबाद में है, तो इलाहाबाद में वो रजिस्ट्री कर देगा, भले ही आपकी प्रॉपर्टी दिल्ली में भी हो और बंबई में भी हो। ऐसा नहीं है, एक ही विल होनी है, वो हो जाती है। मैंने कुछ जगह बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, हम कहीं भी किसी की विल कर सकते हैं। सब रजिस्ट्रार से मैंने बात करके देखी थी, बोले हम तो कहीं की भी कर देते हैं, लेकिन हम जहां हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हो वहां करना, और उस क्षेत्राधिकार वाले सब रजिस्ट्रार से कराना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा विधिक है, ज्यादा लीगल है। अब एग्जीक्यूशन ऑफ द विल पे आते हैं। तो जो वसीयत करता है पूरी विल पढ़े, समझे, सेटिस्फाई हो कि ये विल वही बनाई गई है जैसा वो चाहता था, और फिर वो विल के प्रत्येक पेज पर अपने हस्ताक्षर करें। ज्यादातर लोगों ने मैंने देखा है सिर्फ आखिरी पेज पर दस्तखत करते। तो क्या है, मान लीजिए आपकी अनरजिस्टर्ड विल है, किसी ने आगे का पेज चेंज कर दिया, टाइप करा दिया, और टाइप्ड होती है, और उसके अंदर उसने जो है अपनी आखिरी पेज में तो कुछ भी नहीं होता है, और उसने उसमें लिख दिया, उसने उसमें ये लिख दिया कि जो है वसीयत के जिनके फेवर में करी गई थी, बेनिफिशियरीज को ही चेंज कर दिया। इसलिए प्रत्येक पेज पर जो है अपने हस्ताक्षर कीजिए, और उसमें लिखिए कि मैंने जो एंड होता है जहां गए कि ये जो है इस विल पर वसीयतकर्ता ने प्रत्येक उसके जैसे 5 पेज है, पेज लगाए तो 1 से 5 तक अपने हस्ताक्षर किए हुए, ताकि कभी भी उसका कोई दुरुपयोग ना हो सके, कोई उसके अंदर फ्रॉड ना हो सके। अब साइनिंग ऑफ विल बाय विटनेसेस है, 2 विल की जरूरत है, जिनके आधार कार्ड भी लिखिए, उनका पता भी लिखिए, ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो उस विटनेस को कोर्ट बुला सके अटेस्टिंग विटनेस के लिए। और जहां तक हो सके दोनों की एक एक फोटो भी लगा दें। अगर हम एक एक फोटो लगा देते हैं तो उससे वो प्रूव हो जाता है कि यही वाले विटनेसेस हैं। तो विटनेस को हमको, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है जबकि कोई भी अगर लिटिगेशन होता है, क्योंकि हमको बिल को प्रूव करना होता है। और मल्टीपल सिग्नेचर्स की बात करता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे 3 अकाउंट है, एक इलाहाबाद बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, और एक पंजाब नेशनल बैंक। कई बार तीनों में अलग अलग दस्तखत है, एक में हिंदी में कर दिए, एक में शॉर्ट दस्तखत कर दिए, एक में इंग्लिश में दस्तखत कर दिए। तो ये प्रूव करना है कि ये हमारे सिग्नेचर्स हैं। किसी बैंक अकाउंट का किसी जो विरोधी पक्ष है वो ले आया इलाहाबाद बैंक की, वहां हिंदी में किए हुए थे, इसमें आपने इंग्लिश में किए हुए, कहीं शॉर्ट किए हुए, तो मुश्किल होती है। तो हमको जो एंड पेज होता है उसमें 3, 4 जितनी तरीके के हम सिग्नेचर्स करते हैं वो कर दें, मल्टीपल सिग्नेचर्स करते हैं लास्ट पेज ऑफ द बिल पे, ताकि ये जो है भ्रांति दूर हो सके, कभी भी इसमें जो है मुकदमा जो है हम जीत सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विल की है, जो विल एक पूरे कागज को, एक लिखे हुए एक टाइप्ड कागज को, एक हस्ताक्षरित कागज को विल बनाती है, वो सेक्शन 63C है इंडियन सक्सेशन एक्ट का। वो कहती है कि इसको 2 या 2 से अधिक, तो आप 2 से अधिक करें तो ज्यादा अच्छा है, वो जो है विल पे सिग्नेचर करें जिन्होंने देखा है कि वो जो है सिग्नेचर करते हुए वसीयतकर्ता को। तो ये सुप्रीम कोर्ट के केस आए, बहुत पढ़े लिखे लोगों का केस है। नरेंद्र सिंह राव AVSM है, शायद नेवी के बहुत बड़े अफसर थे। अब उनकी जो एक विल हुई जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक कागज मान लिया हस्ताक्षरित, क्योंकि विल नहीं माना, क्योंकि उसके अंदर दो लोगों के, एक ही आदमी के जो है विटनेस थे। बहुत से लोगों को एक भ्रांति है कि जो हमारा स्क्राइब है, डीड राइटर है, कातिब है, वो जो सिग्नेचर नीचे करता है वो अटेस्टिंग विटनेस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, ये जो 2011 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम रजिस्टर कराने गए तो वो सब रजिस्ट्रार एक दस्तखत करता है, उससे जो है अटेस्टिंग हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी नहीं होता है, वो 2007 का केस है। इसलिए 2 बल्कि मैं कहता हूँ 4 जो है लोगों से इसकी अपनी बिल की अटेस्टेशन कराएं, विटनेस बनाएं उन्हें। अब सबसे एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि कैसे विटनेस चुने। जिस वक्त वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है और वसीयत पर कोई भी लिटिगेशन होता है तो वसीयतकर्ता तो मौजूद होता नहीं, तो जो है सिर्फ वो जो अटेस्टिंग विटनेस है वही विटनेस देने वाले होते हैं। मान लीजिए अटेस्टिंग विटनेस ये कह दे कि साहब मेरे सामने उन्होंने साइन नहीं किए थे, तो विल जो है बेकार हो जाएगी। तो क्या है कि वो हो सकता है सामने विरोधी पक्ष से मिल जाए जिसके फेवर में वसीयत नहीं की गई है, तो वो जो है, इसलिए हमको चूज करने बहुत ही अच्छे लोग जो एक तो उनकी उम्र कम हो
ताकि वो प्री डिसीज ना हो जाए, वसीयतकर्ता से पहले ही उनकी मृत्यु ना हो जाए, और जो बहुत रिलायबल ऑनेस्ट हो, क्योंकि उन्हीं की जो गवाही हो रही है जिसमें उनको कहना है कि वसीयतकर्ता का बुद्धि उस वक्त बहुत अच्छी थी, कोई जोर दबाव नहीं था, वो हर चीज समझ रहे थे, उन्होंने पूरी पढ़ी, हमारे सामने सिग्नेचर किए। अगर वो ये कह देते हैं बिल प्रूव हो जाएगी, जो मैंने शुरू में आपको वो एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया था, उसका भी सेक्शन 63 है, उसमें प्रूव हो जाएगी, प्रूव हो गई तो आपको जो है लीगेटीज जो है बेनिफिशियरीज को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक रजिस्ट्रेशन ऑफ विल की बात आती है। बहुत जगह लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ विल की रजिस्ट्रेशन कराएं या न कराएं। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल कंपलसरी नहीं है। उन्होंने कह रखा है 18E इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का कि आप रजिस्ट्रेशन ऑफ विल नहीं कराते हैं, ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, आपका मन करे कराएं, न कराएं न कराएं। लेकिन मैं हर आदमी से कहता हूं कि रजिस्टर्ड विल कराइए। अनरजिस्टर्ड विल है, मान लीजिए आपने उसे रख दी किसी अलमारी में, वो गुम गई, डिस्ट्रॉय हो गई, या उसके हाथ में पड़ी जिसके लिए आपने अपनी विल में उसको प्रॉपर्टी नहीं दी है, तो उसे लेके फाड़ देगा वो, क्योंकि फिर वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार वो अपना जो है कि कहते हैं सक्सेसर बन जाएगा। उसको डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, म्यूटिलेट करी जा सकती है, कटिंग की जा सकती है, उस पर उसको चुराया जा सकता है, और वो कहीं गवर्नमेंट, लेकिन रजिस्टर्ड विल गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होती है तो उसकी कॉम्प्लायंस हो जाती है। रजिस्टर्ड विल अगर आप करती हैं तो किसी भी वसीयतकर्ता की, कोई भी आदमी सोचता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का उसका प्रमाण पत्र लेकर कोई भी एप्लीकेशन लगाए कि साहब मुझको ये देखना है, पता लगाना है कि ये विल इन्होंने किसके फेवर में की है, मैं कहीं लीगेटी तो नहीं हूं, मैं कहीं बेनिफिशियरी तो नहीं हूं, उसको कॉपी मिल जाती है। तो इसलिए जो है वो वहां मौजूद है, वो जलती नहीं, खोती नहीं, उसकी कॉपी हुई रखती है। इसलिए रजिस्टर्ड विल जो है वो, अब एक प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए आपने रजिस्टर्ड विल की और बाद में आपका मन करता है कि मैं रजिस्टर्ड विल को चेंज कर दूं, आप कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड विल से भी कर सकते हैं। थोड़ा बर्डन ऑफ प्रूफ बढ़ जाता है अनरजिस्टर्ड में, रजिस्टर्ड में बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा कम होता है, लेकिन दोनों के अंदर जो है कोई दिक्कत नहीं है। करनी हमेशा रजिस्टर्ड विल चाहिए। आप चाहें तो अनरजिस्टर्ड विल से उसे चेंज कर दें, अगर चेंज भी करें तो रजिस्टर्ड विल से करें, कॉडिसिल करें उसे भी रजिस्टर्ड कराएं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी विल अनरजिस्टर्ड है तो भी एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर प्रावधान है कि उसे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन इन सब पचड़ों में पड़ने की जगह वो शुरू में ही अपनी रजिस्टर्ड विल करे तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है कोई फर्जी विल किसी के पास किसी एक बेनिफिशियरी पे रही हो, सक्सेसर पे रही हो, और वो उसका रजिस्ट्रेशन करा ले और उसका बेनिफिट ले ले। तो है प्रोविजन है, लेकिन हमको जब रजिस्टर्ड विल कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड सबके पास होती है, जो भी कोई व्यापार करता है, खासकर जैसे आप लोग का कोल्ड स्टोरेज है, आज जहां आपने लगाया होगा वो भी एग्रीकल्चर लैंड पे हुआ होगा, आपने उसकी 143 कर ली होगी, नॉन एग्रीकल्चर डिक्लेयर करा लिया होगा, वो बात अलग है। लेकिन हो सकता है एक और नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए या कोई एग्रीकल्चर पोटैटो करने के लिए आपने कोई और जगह खरीद रखी है, उसके बारे में कोई अनरजिस्टर्ड विल नहीं की जा सकती है। जो यूपी जमींदारी अबॉलिशन एक्ट है, या अब उसकी जगह नया आ गया है 2016 में आ गया है यूपी रेवेन्यू कोड, 2006 में यूपी रेवेन्यू कोड, इसके अंदर अपना एक कंप्लीट एक्ट है। तो इसके अंदर जो सक्सेसर्स हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के नहीं होते, इसके अनुसार, इनके अनुसार होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये प्रावधान किया है कि अगर आप कोई किसी की मृत्यु होती है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान जो सक्सेशन के लिए हैं वो एग्रीकल्चर लैंड पर नहीं एप्लीकेबल होते हैं, बल्कि वो एप्लीकेबल होते हैं जो स्टेट के जमींदारी अबॉलिशन या रेवेन्यू कोड में दिए होते हैं। तो अगर आप फिर भी किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड विल करने की आवश्यकता है। ये क्लियरली उन्होंने सेक्शन में जो है लिखा हुआ है, जैसे 107(3) है जो इस वक्त जो है यूपी रेवेन्यू कोड का जो आज के दिन है, उसके अंदर क्लियर है कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कोई भी विल करेंगे वो वैलिड तभी होगी जबकि वो रजिस्टर्ड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ किसी के पास अगर एग्रीकल्चर लैंड भी है और बाकी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी शहर में भी है तो उसको रजिस्टर्ड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दो विल नहीं हो सकती है कि एक चीज जो है वो चली जाए अनरजिस्टर्ड से और एक जाए, मतलब उसको रजिस्टर्ड की जरूरत है, इसलिए उसे रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। अब जब आप चाहें तब आप कोई भी विल को अल्टर कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। तो क्या तरीका है, आप नई विल कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए मैं पुरानी जो भी विलें मैंने की है उन सबको रिवोक कर रहा हूं,
एक नई विल करने से उसको रजिस्टर करा लीजिए, पुरानी विल को अगर नहीं रजिस्टर्ड है फाड़ दीजिए, आप कॉडिसल बना लीजिए। सबसे बढ़िया है कि जो आप करें विल करें रजिस्टर्ड, और जब आपको चेंज करना हो सर्कमस्टेंसेस के चेंज में, आपने 50 साल की उम्र में एक विल की तब सर्कमस्टेंसेस फर्क, अब 60 साल की उम्र हो गई तो नई विल कर दो। कुल मेरे ख्याल है 750 रुपए की 500 या 750 रुपए की फीस है, और टाइप आप घर पे करा लीजिए, जो है उसमें चेंज कर लीजिए, कोई इसमें खर्चा नहीं है, कोई उसके अंदर परेशानी नहीं है और कोई देर नहीं लगती है। और अगर कोई बुजुर्ग है और वो विल करना चाहता है, पूरे होशो आवास में है लेकिन चलने फिरने में असमर्थ है, तो वो 5,000 रुपए जमा कर दे, तो वहां से जो है प्रोविजन है, वो कंप्यूटर लेकर घर आ जाते हैं, रसीद काट के 5,000 की देते हैं, और उसके बाद आपके घर पर भी विल हो सकती है। कोई भी मतलब कोई भी कन्वेंस, कोई भी सेल डीड हो सकता है, तो वो उसके लिए उनके पास प्रोविजन है। तो लास्ट विल वैलिड होती है। अगर आपने 4 विल किए और जो आपकी लास्ट विल है तो वो और जो है क्या कहते हैं वही वैलिड है, तो लास्ट विल वैलिड होती है। तो अगर आपने जैसे किसी ने एक विल की, जैसे एक बहुत बड़ा मैंने एक देखा कि पहले प्रॉपर्टीज दिल्ली में बिकती थी, वो एक रजिस्टर्ड विल कर देते थे, एक एग्रीमेंट कर देते थे और एक रसीद लिख देते थे, और उससे जो है एक प्रॉपर्टी दे देते थे। अब प्रॉपर्टी उन्होंने दे दी 20 साल पहले, अब जिस वक्त उन्होंने विल करी उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। जब जिक्र नहीं किया तो एक नई विल एग्जीक्यूट की, प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम खड़ी हुई है क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं कराई हुई है, क्योंकि चेंज हो ही नहीं सकती है, वसीयत का इंतजार कर रहे हैं वो। अब वो जिस वक्त उस वक्त वो पहली वाली वसीयत बेकार हो गई, तो या जैसे किसी बेटे को आपने एक प्रॉपर्टी दे दी और उसके नाम में एक वसीयत कर दी, और दोबारा जो है बाकी प्रॉपर्टीज को आपने 5 साल बाद 10 साल बाद दी और उस प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया, तो वो प्रॉपर्टी पहली वाली विल खत्म हो जाती है दूसरे की एग्जीक्यूट करते ही, तो वो जो बेनिफिट आपने दिया था वो खत्म हो जाएगा और उस पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधान लागू हो जाएंगे। उसको सिर्फ वही शेयर मिलेगा जो उसके पास है, बाकी लोगों को मिल जाएगा। एक झगड़े की नई बुनियाद पैदा हो जाएगी। एग्जीक्यूटर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एग्जीक्यूटर का नाम हमें लिख देना चाहिए, वो आपका ट्रस्टेड फ्रेंड हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, आपका कोई बेनिफिशियरी हो, आपको लग रहा है कोई झगड़ा नहीं है, मैंने अपने दोनों लड़कों को दिया है, अलग अलग दिया है, रजाबंदी से दिया है, या वो लोग मान जाएंगे, तो अपने लड़के को भी एग्जीक्यूटर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि शायद ज्यादा अच्छा है, कोई बाहर बात नहीं जाती है, घर ही घर में हो जाता है। अपने भाई को बना सकते हैं अगर आपके उनसे अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप है। तो विल को एक और प्रोविजन है जिसके अंदर अगर आप विल लिखते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते तो उस विल को आप सेफ कस्टडी में रख सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप विल करते हैं और उसे रजिस्टर करते हैं, तो अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सलूकात, जिसके बहुत सलूक हैं, बहुत ज्यादा जानकारियां हैं, वो किसी तरह से आपकी विल की कॉपी अनऑथराइज्ड रूप से निकाल सकता है और पता लगा सकता है कि आपने क्या विल की है। आप चाहते हो कि सीक्रेसी बनी रहे, तो आप विल कीजिए, और रजिस्ट्रार जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होता है शहर का, एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू कराता है। सब रजिस्ट्रार होते हैं जो लोग सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रियां करते हैं। एक होता है एडीएम एफएनआर, वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कराता है, उसके पास एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर वो जो है आप एक सील बंद लिफाफा ले जाइए, सील कीजिए, सिग्नेचर कीजिए और उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए। वो एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में उसकी पूरी एंट्री करता है और उसको अपनी सेफ कस्टडी में, अपनी जो तिजोरी है उसके अंदर रख लेता है। और उस वसीयतकर्ता की डेथ के बाद जब कोई भी जो उनका जो लीगेटी जो सोचता है कि मैं लीगेटी अप्लाई करता है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी उसको दे सकता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि वहां से मिल जाती है, सब रजिस्ट्रार के यहाँ से मिल जाती है रजिस्टर्ड विल की। ये प्रोविजन जो है सेक्शंस 42 से 46 तक इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में दिए गए सेफ कस्टडी में रखने की। तो यदि आप बहुत ज्यादा सीक्रेसी रखना चाहते हैं तो आप ये भी, इस पे भी सोच सकते हैं। वैलिड बनाने के लिए तो विल के लिए मैंने जैसे पहले बताया था कि थंब मार्क हो या हर पेज पे साइन करें, 2 विटनेसेस हों और वो भी जो है उनके सामने ही करें, और स्पाउस को न बनाए, बेनिफिशियरी या उसके स्पाउस को विटनेस नहीं बनाएं। स्टाम्प पेपर पे करें ताकि पीछे उसमें डेट लिखी रहती है। अगर आप अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं तो प्लेन पेपर पे करने की जगह 10 रुपए 100 रुपए की स्टाम्प पे करें। नोटराइज कर लेते हैं, वो कमिश्नर से रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन रिकमेंड होता है ताकि कुछ एक हमारे को प्रूफ पड़ता है। और जो जैसे हम कह रहे हैं कि विल को हमेशा जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करना चाहिए। बहुत सारे कारण है जिसपे मैंने आपको बताया।
अगर विल कोई भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी वसीयत करता ऐसे बच्चों के फेवर में कर देता है जो भी पैदा ही नहीं हुए, तो वो बेकार है, वॉइड है, इलीगल है। और कोई फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोई चीज तथ्य छुपा कर या जोर जबरदस्ती से, कोअर्शन से करी हुई है, डंडा रखा हुआ है सिर पे और माँ बाप उस पर साइन कर रहे हैं, तो वो विलें सारी इलीगल हैं यदि हम ऐसा प्रूव कर देते हैं। अब हम क्या मिस्टेक करते हैं? सबसे बड़ा तो ये मिस्टेक है कि हम विल नहीं बनाते, फिर हम उसकी ड्राफ्टिंग खराब करते हैं, फिर हम विटनेस नहीं कराते हैं। कई बार हमने विल में देखा कि लोगों ने साइन, वसीयतकर्ता ने अपनी सिग्नेचर ही नहीं करी, या डेट नहीं डाली, या स्टेट प्लेस नहीं लिखा उसने कि भाई मैंने ये दिल्ली में की है, या स्पाउस को या उसके बेनिफिशियरी को विटनेस बना दिया ताकि उसका हिस्सा ही खत्म हो जाता है, उस पर काटपीट कर दी बहुत सारी और सिग्नेचर हर पेज पे नहीं किए, मल्टीपल सिग्नेचर आखिरी पेज पे नहीं किए, अपडेट नहीं करी वक्त के साथ, जरूरत के साथ उसको हमने अपडेट नहीं की। जैसे हमने उसके अंदर लिखा, किसी ने लिखा कि मेरी पत्नी को इतना ये मिल जाए, और पत्नी उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसको अपडेट करते, नई बिल बना देंगे, इस बीच पे पत्नी की डेथ हो गई, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कई सही आदमी को एग्जीक्यूटर नहीं बनाए और सही विटनेसेस नहीं चूज करे। ये हमारी मिस्टेक्स हैं जो हम यूजुअली कर लेते हैं। अब विल एक टैक्स प्लानिंग का बहुत बड़ा जरिया है। अब मान लीजिए किसी आदमी के 2 बेटे हैं, दोनों वो हायर स्लैब्स में, तो क्या तरीका है कि वो विल करे जब वो वसीयत करता, तो मान लीजिए उसके मेजर ग्रैंड चिल्ड्रन है या माइनर हैं जो होने वाले, मेजर होने वाले, तो वो प्रॉपर्टी उनके नाम में लिख दे, या जैसे अपने लड़कों की जगह उनकी वाइफ्स के नाम में उनको प्रॉपर्टी कर दे जो इनकम जनरेटिंग है, ताकि हम पर इंसिडेंस ऑफ टैक्स कम हो जाए और जो हायर टैक्स उसमें है स्लैब में, उससे जो है बचत हो जाए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा तरीका है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट विल के थ्रू बनाने का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं अगर चाहे तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा ताकि हम इसको समझ सकें, क्योंकि बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं इस पे, बहुत लॉ है इस पर, किस तरह फैमिली ट्रस्ट बनाए जा सके विल के द्वारा। HUF भी क्रिएट किया जा सकता है विल के द्वारा, ये भी एक बहुत ही बड़ी मोडालिटी है, लेकिन इसको भी समझा जा सकता है किस तरह एक नया एंटिटी HUF की क्रिएट की जा सके विल के द्वारा। अब क्रिएट करना है ट्रस्ट के बारे में, तो अगर हम एक ट्रस्ट क्रिएट करें, किसके लिए? अपने बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी आपकी है वो ट्रस्ट पे पहुंच जाती है, तो अगर आपके बच्चों के खिलाफ कोई डिमांड खड़ी हो रही है, किसी गलत सोबत में है, तो वो प्रॉपर्टीज बिक्री नहीं हो सकती। वो प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी हुई है और एक ट्रस्ट में है, तो वो प्रॉपर्टी कोर्ट अटैच नहीं कर सकता कि वो पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। वो मैंने बताया आपको कि ट्रस्ट का जो ट्रस्ट बनाना है विल के द्वारा, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कभी इस पर भी हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। अब अगर बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा पोर्शन अपनी एस्टेट का चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दे दूं, तो अब लोगों के मन में विचार आता है, मान लीजिए कोई आदमी डेथ बेड पर है और उसके मन में एक बुजुर्ग है और उसके मन में विचार आता है, तो उसको लगता है कि भाई मैं किसी को कुछ नहीं देना चाहता, जो मेरे पास है। जैसे एक आदमी के मन में आया, उसने गीता प्रेस को अपनी सारी प्रॉपर्टीज दे दी, या कोई अपने जैसे बहुत से तिरुपति बालाजी को मानते हैं, बहुत से लोग मेहंदीपुर बालाजी को मानते हैं, बहुत से लोग साईं बाबा को मानते हैं, तो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी उस वक्त ये सोचता है कि मैं अपने परलोक को सुधारने के लिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टीज किसी चैरिटी को, किसी रिलीजियस ट्रस्ट को दे दूं, तो उस वक्त उसका डिसीजन कई बार सही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो डेथ बेड पर है, वो बीमार है, वो मानसिक रूप से परेशान है, और वो परलोक सुधारने के चक्कर में, ऐसा ना हो परलोक सुधारने के चक्कर में जो इस लोक के जो हमारे प्राणी जो हम पर डिपेंडेंट है उनको कुछ ना मिले। तो उन्होंने जो है सेक्शन 118 इंडियन सक्सेशन एक्ट में कंडीशन डाल दी कि वो जो है 12 महीने 1 साल पहले, डेथ से पहले उसने अगर एग्जीक्यूट किया है कि रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जाए, तो कम से कम 1 साल मृत्यु से पहले होना चाहिए। मृत्यु के समय जब उसे डर लग रहा है मृत्यु का, तब वो ऐसा करे तो वो इलीगल है। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो 6 महीने पहले उसकी सेफ कस्टडी या रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, जबकि वो इंसान जिंदा हो, वसीयत करता जिंदा हो। ये कंडीशन इसलिए डाली गई है कि जो डेथ बेड इल कंसिडर्ड होती है,
कि उस वक्त आदमी को भय होता है और वो परलोक को अच्छा करने के लिए गलत डिसीजन ले लेता है। तो ये एक्ट के अंदर इस तरह के प्रावधान किए हुए हैं। अब अगर हमको कोई चैलेंज करनी हो विल, तो फ्रॉड, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सस्पिशियस नेचर, लैक ऑफ ड्यू एक्सिक्यूशन, लैक ऑफ टेस्टामेंट्री इंटेंशन, उसका मनी नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है, फोर्जरी या रिवोकेशन, इस तरह के ग्राउंड्स हैं जिनको हम चैलेंज कर लेते हैं। कोर्ट की बात मैं नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसको जब मैंने समझा, मैंने 3 या 4 वेबिनार दिए इस पर, तब तक भी मेरे को इन चीजों के बारे में नहीं मालूम था। ये जो पिछले 8 दिन की स्टडी है, उसके बाद मैंने ये चीज निकाली है। जब हम कोई विल करता है तो विल के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी का डिवीजन, उसका प्रॉपर्टी का बिक्वीथमेंट हो जाता है। यदि वो नहीं करता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार हिंदू, सिख, जैन और इन लोगों के लिए जो है ये सब हो जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार। प्रॉपर्टी अगर वो विल नहीं करता है तो जो अगर उसकी एग्रीकल्चर लैंड है तो जो वहां का जमींदारी एबॉलिशन एक्ट है उसके अनुसार हो जाता है। लेकिन इसमें विल के थ्रू जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट को कोई परेशानी नहीं होती, कोई लेवी हम पर नहीं होती, स्टाम्प एक्ट की कोई लेवी नहीं होती, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का कोई झगड़ा नहीं होता, कहीं कोई इसमें विवाद की स्थिति नहीं है। अगर आपसी विवाद नहीं है तो गवर्नमेंट का कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि कोई आदमी की डेथ हुई और उसकी वाइफ जिंदा है और उसके 2 बेटे जिंदा है और 1 बेटी जिंदा है, तो बेटी क्या करती है, एक वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसी को हम रिलीज डीड कह देते हैं, उसी को रिलिंक्विशमेंट डीड करते हैं, जो मेरे राइट्स हैं उनको मैं छोड़ देती हूँ, उसी को हम हिंदी में दस्तरबरदारी या उर्दू में दस्तरबरदारी कर देते हैं। ये बहुत होता है, हर घर में जो आपने प्रॉपर्टीज ली हैं उसमें आपने देखा होगा ये हुई है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये तीनों एक ही शब्द है, रिलीज, रिलिंक्विशमेंट और दस्तरबरदारी। कोर्ट उनको जब भी वो कागज अगर रिलीज डीड है, रिलिंक्विशमेंट डीड है या दस्तरबरदारी है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब जब भी हम उसे कहते हैं कि हमने रिलीज किया तो वो रिलीज न मानकर कोर्ट उसे गिफ्ट या कन्वेंस मान लेता है कि, या उसमें कई बार वकील ये सलाह देते हैं कि इसके अंदर कुछ रकम दिखा दो, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ताकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ धनराशि का पास होना जरूरी है, तो वो दिखा देते हैं इस तरह, या बिना उसके भी दिखा देते हैं। तो कोर्ट कहते हैं ये रिलीज नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। इसके बारे में भी अगर चर्चा करें तो 1 घंटा चर्चा में लगेगी कि रिलीज, रिलिंक्विशमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, डिफरेंट कोर्ट्स ने समय समय पर रखी हुई। तो वो लोग इसे मान लेते हैं, जैसे ही कहीं पेश होता है वो कागज, मान लीजिए आपने म्यूटेशन के लिए लिया और वहां से एडीएम फाइनेंस ने उसको जब्त कर लिया, आपने कोर्ट में दिया, कोर्ट ने उसको रेफर कर दिया, जो है क्या कहते हैं वहां स्टाम्प एक्ट में उसको जब्त करके, तो उसके अंदर वो ऐसे केसेस में गिफ्ट या कन्वेंस मान लेते हैं। और जैसा कि स्टाम्प आज के दिन ये गिफ्ट में भी या कन्वेंस में भी जैसे 7% यूपी के अंदर स्टाम्प है, 1% रजिस्ट्रेशन फीस है, ऐसा लगा लेते हैं। यदि वो गिफ्ट, और उसमें 4 गुनी तक पेनल्टी लग सकती है, और जो यदि वो गिफ्ट मानते हैं तो इनकम टैक्स नहीं लगता है। यदि वो कन्वेंस मान लेते हैं तो आपके ऊपर इनकम टैक्स की भी धारा जो है लग जाती है, इनकम टैक्स भी लगता है। धारा 50C उसकी मार्केट वैल्यू से कम पे ट्रांसफर हुई है वो भी लग जाता है। और उसमें बहुत सारी चीजें लग सकती है, परचेजर पे अलग लग जाएगा। और जो रिलिंक्विशमेंट डिटेल, अगर इनकम टैक्स एक्ट में हम ट्रांसफर की डेफिनेशन देते हैं तो रिलिंक्विशमेंट इज ए ट्रांसफर, सेक्शन 2 में ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद अब ये रिलीज, जैसे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा आपका मंशा तो देने की थी, जबकि रिलीज, रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास अधिकार हैं उनको बढ़ाना, उनका एनलार्जमेंट ऑफ राइट्स है। तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, वो बहुत तरीके से इंटरप्रेट करना जानते हैं। और जहां कोर्ट को लगता है कि ये आपने जो किया है इसमें सरकारी रेवेन्यू आपने जो है नहीं दिया है, तो बस वो उनका मन ही हो जाता है कि वो आपके ऊपर जो है वो लगाएं। तो उन्होंने जैसे इसके अंदर जो है वो कन्वेंस मान लिया,
और ओनर्स को दिया था रिलीज, उसको रिलीज मान लिया, उसको गिफ्ट रिलीज ना मान के गिफ्ट मान लिया। इस दूसरे सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आंध्र प्रदेश के एक फुल बेंच केस में, और एक सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल 2018 केस में भी मान लिया, जहां भाई और बहन ने या बहन ने अपनी माँ को या बहन और माँ ने मिलकर अपने भाई को जो है रिलिंक्विश कर दिए अपने राइट। कोई किसी मृतक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, उसका लड़का, लड़की तीनों हिस्सेदार बने, तो उसमें से अगर एक लड़की ने मिलकर अपने भाई को एक हिस्सा दे दिया अपना, तो वो भी उस केस के अंदर उन्होंने इसे गिफ्ट माना और पूरा स्टाम्प लग गया। तो ये गिफ्ट, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस है 67 का, उसमें भी इसे गिफ्ट माना। तो गिफ्ट मानना या कन्वेंस मानना, फिर इनकम टैक्स के झगड़े, स्टाम्प के झगड़े जो 10-25 साल चलते हैं, जिसमें ब्याज आप पर 18% की चलती रहती है, जिसमें पेनल्टी लगने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इसलिए क्यों हम रिलीज, रेलिंक्विशमेंट, दस्तरबारदारी के चक्कर में पड़े? हम तो सीधी विल कराए ना, विल जिसमें कोई खर्चा नहीं है, जिसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है, जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं कहेगा, एविडेंस के रूप में जहां चाहे तहां पेश कर सकते हैं। तो ये हमारे को नहीं रिक्वायर्ड है। एक चीज है फैमिली सेटलमेंट, ये भी होता है बहुत। फैमिली सेटलमेंट में मृतक एक इस तरह का एक एग्रीमेंट करता है कि मेरे मरने के बाद में इस तरह से ये मेरे 2 पुत्र हैं, इनके बीच में ये चला जाए, और वो इसलिए करता है कि बाद में झगड़ा ना। तो ये फैमिली एग्रीमेंट को एक MOU के रूप में बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम दाखिल करते हैं या जैसे ही उनसे एविडेंस, दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, एविडेंस के रूप में हम पेश करना चाहते हैं, तो उस पर पूरा प्रॉपर्टी पर जो है स्टाम्प लग जाता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 का केस है, उसका जैसे हम एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता एविडेंस में। वो बना लेते हैं तो उसके ऊपर पूरा स्टाम्प लग जाता है। तो जैसे फैमिली सेटलमेंट में उत्तर प्रदेश के अंदर 4% स्टाम्प है मार्केट वैल्यू पे। कोई प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की, और आप फैमिली सेटलमेंट में ऐसा लिख रहे हो तो उसमें 20 लाख रुपए और जो है 24 लाख रुपए का आपका खर्चा लग गया। तो ये सारी चीजें, एक केस अभी मैंने देखा था जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म का है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लॉ फर्म है, जितने 200-400 वकील उन्होंने पैनल पे रख रखे और जिनकी वर्थ अरबों रुपए की है। उसमें जो है शेयर्स थे, उसके शेयर्स माँ के भी थे और 2 लड़के थे उनके थे। माँ ने एक फैमिली सेटलमेंट किया, सबसे बड़े वकील हिंदुस्तान के जिनसे बात करने के लिए मिनटों और सेकंडों के पैसे लगते हैं, उन्होंने ही जो है MOU बनाया, उस पर एग्रीमेंट के फॉर्म में दस्तखत कर दिए। माँ ने चलते वक्त, जिस वक्त डेथ होनी थी उससे 2 साल पहले, उसने अपने एक लड़के को बेदखल कर दिया कि मेरे साथ बहुत बदतमीजी करता है, मुझसे मिसबिहेव करता है, और फैमिली सेटलमेंट को खत्म कर दिया उस नई विल के द्वारा। दोनों के बीच में मुकदमा चला, बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है हुआ। पी चिदम्बरम साहब जो है तब जो है पेश हुए उसके अंदर, और बैटरी ऑफ लॉयर्स पेश हुए, और वो वकील भी जो जज साहब थे वहां, वो भी समझ रहे थे कि आज कितना बड़ा केस कर रहा हूँ। दुनिया, मतलब हिंदुस्तान की क्या, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी लीगल फर्म, और बड़े से बड़े जो है सीनियर एडवोकेट्स दोनों तरफ बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़े हुए। खैर उन्होंने समझाया कोर्ट ने, और किसी तरह गुड सेंस प्रिवेल किया, और दोनों ने, चूंकि वो अगर वो उस एग्रीमेंट को बेसिस बनाते और उसको पेश करते कोर्ट के अंदर, तो उसे स्टाम्प के लिए वो जो है वो चला जाता, तो पेनल्टी भी लगती और उनको स्टाम्प भी पे करने पड़ते। लिहाजा दोनों ने मेडिएशन के द्वारा और समझौता किया, और समझौता जो है कोर्ट ने मंजूर किया, और आज वो दोनों फर्म्स अलग अलग, एक दिल्ली में और एक बॉम्बे में चल रही है। तो ये फैमिली सेटलमेंट भी अगर आप देखते हैं किसी काम का मुझे नहीं लगता है। एग्रीमेंट बनाते हैं तो स्टाम्प देते हैं, और एग्रीमेंट नहीं बनाते तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, फिर तो कोई भी आदमी उससे वो कर सकता है। अब एक गिफ्ट है, ये बहुत चल रहा है। पिछले 3-4 साल में 3-4 डीड्स मैंने लोगों की बनाई जिसमें लोगों ने गिफ्ट किया। पेरेंट्स ने अपने एक बेटे या बेटी के हक में जो है उसे गिफ्ट किया। ये बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है कि एक तो पेरेंट्स को अपने जीवन की लॉन्गेविटी का मालूम नहीं है, और उनका बाद में चल के मन भी बदल सकता है। और जैसे जो बच्चे हैं उनको मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं, तो उनको बैंक लोन की जरूरत है। अब बैंक लोन की जरूरत है तो कुछ उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई टाइटल डीड चाहिए। वो तभी मिलेगा जब उनके पास कोई डीड हो और लिटिगेशन ना हो। इसलिए जो है वो डीड कर लेते हैं। उस पर भी 7% रजिस्ट्रेशन फीस और 1% जो है क्या कहते हैं 7% स्टाम्प ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, लेकिन कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। क्योंकि अगर आप वो रिलेटिव जिसकी डेफिनेशन है 56(2) के अंदर इनकम टैक्स में दी हुई है, मतलब ब्लड रिलेशन से मतलब है, उनको देते हैं तो नहीं लगता है। लेकिन ये भी आज के दिन चल रहा है,
और कोई कंडीशंस अगर ऐसी फैमिली की होती है तो शायद ये भी करना पड़ता है। लेकिन विल के मुकाबले मेरे हिसाब से आज भी कोई चीज नहीं है। एक तरीका मैंने ये सुझाया है अपनी तरफ से कि जब बुजुर्गवार, जो बुजुर्ग आदमी है या जो वसीयत करता है, वसीयत करे तो एक एक बार अपने बच्चों को या जिनके फेवर में वो वसीयत करना चाहता है, लड़के लड़की, उनको बुलाए और उनसे बात करे। मान लीजिए उसके पास 2 घर है, वो चाहता है, वो अपने मन में सोचता है कि मैं बड़े लड़के को ये वाला घर दूंगा, ए और बी दूंगा मैं छोटे लड़के को। हो सकता है उल्टा हो, छोटा लड़का जो है वो ए चाहता और बड़ा लड़का बी चाहता। तो बाद में अगर वो चेंज करेंगे तो एक्सचेंज डीड का पूरा स्टाम्प लग जाएगा, पूरी प्रक्रिया होगी, पूरा उस पर इनकम टैक्स की प्रावधान लग जाएंगे। तो एक बार बैठकर वो मेडिएशन करे और बिना अपना मन बताए हुए और लोगों से डिस्कस करे कि कोई तरीका निकाले, क्योंकि आज के दिन कोर्ट भी यही चाहती है। कॉमर्शियल लिटिगेशन में तो ये बहुत ज्यादा हो गया है कि आप आर्बिट्रेशन कीजिए और नहीं तो आप मेडिएशन कीजिए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कीजिए, कोर्ट के पास इतना समय नहीं। तो ये वही तरीके को हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई भी वसीयत करता है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करे और थोड़ा सा लोगों का मन ले तो एक ऐसी विल बना लेगा जिस पर आगे कोई झगड़ा नहीं होगा और घर में सौहार्द प्रेम बना रहेगा। एक सैंपल विल है, ये विल में अगर आप कहेंगे देंगे, इसके अंदर वही है कि मैं वॉलंटरीली कर रहा हूँ, कोई कोवर्जन नहीं है, मेरी इतनी उम्र है, मेरे पास शेड्यूल ए के हिसाब से प्रॉपर्टीज हैं और मैं जो उनका जो है मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक मैं जिंदा हूं उनको एंजॉय करता रहूं और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे इसको देना चाहता हूं। मैं लड़की के लिए भी मेरी लड़की को नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके बात हो या आगे कोई फंक्शंस हो तो उसके लिए 20 लाख रुपए की एफडीआर बना के दी जाए। इस तरह की भी कुछ प्रोविजन में, ज्वेलरी में किसको देना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, ये शेड्यूल बनाकर और फिर विटनेसेस किस तरह करेंगे और विटनेस लिख रहे हैं कि इसने मेरे सामने साइन किया। ये सब चीज हमने बनाई है कि किस तरह से जो है किया जाए। और उन्होंने 2 लड़के थे, दोनों को जॉइंट एग्जीक्यूटर बना दिया, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। एक प्रश्न जैसा उठ रहा है कि जैसे ही आप बैंक में जाते हैं कोई डेथ के बाद, या म्यूटेशन में जाते हैं आवास विकास में या डेवलपमेंट, इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहते जाके प्रोबेट ले आइए साहब। प्रोबेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोबेट एक कॉपी ऑफ विल होती है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट देती है, जो कोई भी रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है हम पेश करते हैं, वो अखबार में छापती है, उसका प्रोसीजर है, 3-4 महीने 6 महीने लगते हैं, उसके बाद वो आपको प्रोबेट बना के देती है। लेकिन सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के लिए, इसके अलावा मैंडेटरी नहीं है। और रजिस्टर्ड विल के अंदर प्रोबेट की आवश्यकता भी शायद नहीं है, लेकिन ये मैन टू मैन और कोर्ट टू कोर्ट डिफर करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर या इन 3 शहरों को छोड़कर कहीं भी जो है प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट देखिए, जैसा उसके अंदर हुआ अभी लखनऊ वाले ने कि उनको जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कह दिया, और सक्सेशन सर्टिफिकेट न दे तो आप 2 लाख रुपए मुझे रिश्वत के दीजिए, नहीं तो जो आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाया है या विल जो पेश की है उस विल को रजिस्टर्ड होने के बावजूद मैं नहीं मानता। उसका कायदा ये होता है अगर रजिस्टर्ड विल होती है, कहीं भी म्यूटेशन करना होता है आवास विकास में या डेवलपमेंट अथॉरिटी में, अखबार में 3 अखबारों में वो छापते हैं और 1 महीने का समय देते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो नाम चेंज कर देते हैं, जनरल प्रोसीजर है। लेकिन बहुत से लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की एप्लीकेशन लगती है, अखबार में छपती है और उसका पूरा प्रोसीजर है, कम से कम 6 से 7 महीने खर्च होते हैं। फीस आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार है, अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में शायद 50,000 या 75,000 है, एक डॉक्यूमेंट मैंने 50,000 का देगा, एक डॉक्यूमेंट मैक्सिमम फीस का 75,000 का देगा। इसका मतलब 1 लाख रुपए के खर्चे पर एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बन सकता है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड विल करते हैं और अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, प्रोबेट की तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं एक प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि इस वेबिनार के बाद, जैसा आप अटेंड कर रहे हैं, इसके बाद जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो आपको सीधा जाना चाहिए। अगर आपने विल कर रखी है तो देखिए कि आपकी विल इन मानकों पे पूरी उतर रही है कि नहीं। नहीं तो एक नई विल बना लीजिए, पुरानी वाली को रिवोक कर दीजिए, रजिस्टर्ड विल कीजिए और आपकी फैमिली की हार्मनी बनी रहे और टैक्स प्लानिंग भी होती रहे। तो इसके लिए ये है कि आप एक विल बनाइए, सीधे जाइए, कल जाइए, अपने फैमिली लॉयर से मिलिए, घर में डिस्कस कीजिए, सीए से मिलिए, अपनी पत्नी से, पति से डिस्कस कीजिए और अपनी आप विल बनाइए। और एक बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है जो विल से संबंधित है और नहीं भी है। जब भी आपका वकील जो है सेल टैक्स वाला कहता है बाबूजी एक तरह 2 पेजों पे साइन करके भेज दो, मैं आपका जवाब दाखिल करना है अफसर के आगे,
इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है सब जवाब दाखिल करना है, कुछ कहता है बैलेंस शीट पे सिग्नेचर होने, कुछ बैंक कहती हैं। तो कभी किसी ब्लैंक पेपर पर साइन न करें, क्योंकि वो वैलिड विल में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर हो सकते हैं, और आपकी सारी की सारी जीवन भर की कमाई जा सकती है। आपको अगर याद हो तो कृष्ण कुमार बिरला की वाइफ प्रियंवदा बिरला की सारी प्रॉपर्टी उनके किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं गई, बल्कि उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट लोढ़ा साहब पे चली गई। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता, मैटर कैलकाटा हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन ये है कि ब्लैंक पेपर्स पर या पेपर को बिना समझे हुए दस्तखत करना, या दस्तखत जब आप करते हैं हस्ताक्षर, तो मैंने देखा है कि लोग 4 लाइनें 6 लाइनें छोड़कर, आधा पेज छोड़कर नीचे दस्तखत कर देते हैं। बीच में तो आप जो चाहो वो टाइप हो जाता है। तो इसलिए जब दस्तखत करें तो आखिरी लाइन जो टाइप होती है, कोई डीड करें, कोई रिप्लाई फाइल करें, कहीं भी वो जरूर करें। ये आपको मेरा जो है एक समझाने का मतलब है। Where there is a will, there is a way। ये पुरानी सेइंग है, लेकिन यहां मैंने विल का मतलब बदल दिया है। विल का मतलब वसीयत है, वे टू पीस, वे टू हार्मनी, वे टू गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी प्रश्न हो वो आप मुझसे पूछ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। और इस समय मैंने सबको जो है दे दिया है, पावर दिया है कि आप लोग जो है अनम्यूट करके जो है अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जिनको भी प्रश्न पूछना है एक एक करके आए और पूछ लें। हेलो, हाँ जी, हमारा प्रश्न ये है कि अगर किसी ने वसीयत बनवा ली है और घर में किसी को पता नहीं है, वो फर्जी है, ये कैसे हम साबित करें कि उसकी मर्जी के बिना हो रही है? नहीं, अगर किसी ने वसीयत बना ली है, वो वसीयत जैसे मान लीजिए आप ये सोचते वो कोई वसीयत बना ली है, रजिस्टर्ड करा ली है, तो आपको नहीं मालूम पड़ सकता है, क्योंकि वसीयत के बारे में जब तक कि वसीयत कर्ता की मृत्यु नहीं होती तब तक आप रजिस्टर्ड विल की कोई कॉपी अपडेट नहीं कर सकते। जीवित रहते वक्त उसको यही वो चाहता है कि आप उसको नहीं जान पाए। यही तो वो चाहता है कि भाई रजिस्टर्ड वसीयत से सीक्रेसी मेंटेन रहती है। वो ये नहीं चाहता कि आपको पता लगे कि किसके फेवर में आपने जो है वो रजिस्टर्ड वसीयत की है। तो आप नहीं पता लगा सकते जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो, और मृत्यु के बाद ही देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि उसने सही वसीयत की है, गलत वसीयत की है। किसी ने धोखे से घर में करा ली हो तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए तो वसीयत जो है ना, चैलेंज तो की जा सकती बाद में। अगर मान लीजिए वही मैंने आपको बताया, वसीयत कर्ता ने खुद ही उसमें गवाही कर दी हो जिसके फेवर में हो रही हो, या उसकी बीवी ने कर दी हो, या उसके फेवर में गवाही हो, तो वो चीजें बहुत सारी चीजें हैं। बहुत अभी एक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें एक राजा का केस था, 20,000 करोड़ का था, कितना था, 25,000 करोड़ की उसकी एस्टेट थी, और उसने एक रजिस्टर्ड वसीयत करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वसीयत खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट ने कर दी। पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा डिसीजन दिया, और मैंने उस पर लिखा है अपनी लीगल डायरीज पे। शायद दूसरी मेरी पोस्ट इसी के बारे में थी, लेकिन उसको खारिज कर दी क्योंकि उसमें बहुत सारे सस्पिशियस जो है रजिस्टर्ड होने के बावजूद सस्पिशियस थे वो। तो वो इसलिए ये है कि इसमें अगर कोई किसी ने करा लिए तो इसको सिर्फ कंटेस्ट किया जा सकता है। सर मेरा प्रश्न है सर जी। सुधीर जी आप मेरा ये पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि कोई प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड विल के द्वारा प्राप्त हुई है मुझे, क्या मैं उसकी भी विल कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। अब वो रजिस्टर्ड विल के द्वारा जो प्राप्त हुई है वो अब देखिए वैसे क्या हो गया, ये दादा लाई प्रॉपर्टी हो गई। मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने दी, लेकिन अगर उसका HUF नेचर नहीं है और वो उसके पार्टीशनेबल है, उसके हिस्से जो है, जैसे मान लीजिए आपको विल के द्वारा 1/4 हिस्सा मिला उस प्रॉपर्टी के अंदर, और एक डेफिनेट शेयर भी उसके अंदर, एक नक्शा भी लगा हुआ था कि आगे का मकान आपका, पीछे का मकान आपके भाई का, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में आप विल कर सकते हैं। लेकिन जहां HUF प्रॉपर्टीज हैं, HUF प्रॉपर्टी में कोई डेफिनेट शेयर नहीं होता है।
HUF प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे कोई आदमी की डेथ हो गई तो वो और एक नया जो है बच्चा पैदा हो गया तो अपने हिस्से बदलते रहते हैं, जबकि बाकी प्रॉपर्टीज में आपका हिस्सा डेफिनेट होता है। जहाँ डेफिनेट हिस्सा है वो आप विल कर सकते हैं, और जैसे HUF प्रॉपर्टी में इंडेफिनिट है वो आप उसकी विल नहीं कर सकते। वो चैलेंज करेगा आदमी और कह देगा इस बारे में ये विल इलीगल है। जी, टू बी वेरी नहीं रह जाती है जब तक कि उसकी पार्टीशन ना हो। जी, टू बी वेरी स्पेसिफिक, सपोज पूरा एक मकान एक ही नंबर है, वो मेरी माता जी ने मुझे रजिस्टर्ड विल के द्वारा ट्रांसफर किया, तो मैं उसकी रजिस्टर्ड विल अपने किसी एक बेटे को भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, माता जी के पास कैसे आया? उनकी सेल्फ एक्वायर्ड था। हाँ, सेल्फ एक्वायर्ड थी, माता जी ने स्वयं बनाया था। बिल्कुल वो आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपको मिला है वो पर्सनल कैपेसिटी में मिला है, और वो क्या कहते हैं, और वो आप दे सकते हो, आप अपना एक बच्चे को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? प्रश्न ये है सर कि मान लीजिए कि किसी ने क्या एक ही बच्चे, एक ही परिवार में एक ही को टोटल अपनी दे सकता है प्रॉपर्टी? हाँ, क्यों नहीं दे सकता है? जब वो रजिस्टर्ड, जब वो विल द्वारा मेरे को प्रॉपर्टी दे सकता है तो किसी एक को देने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन वो ये है कि उसके कारण जरूर लिखने। देखिए एक बात रह गई जो विल में, जब आप किसी को प्रॉपर्टी नहीं देते तो उसका कारण जरूर लिखिए। कोर्ट की कॉन्शियंस पिंच होती है कि आपने अपने लड़के को दिया और लड़की को हिस्सा नहीं दिया, तो उसका मन कोर्ट का ये करता है कि क्यों ना इस विल को मैं इलीगल करार कर दूं, इसको गलत करार कर दूं और हिस्सा लड़की को भी दिलवा दूं। उसमें हमें क्या लिखना चाहिए? उसमें ये लिखना चाहिए कि मैंने अपनी जो है बहुत अच्छी शादी लड़की की, बहुत सुखी है, बहुत बड़े परिवार में है, बहुत पैसे से संपन्न है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं उसको कोई हिस्सा नहीं दे रहा हूं। बस 25 लाख रुपए की एक FDR मैंने बना के छोड़ दिए, जो मृत्यु का प्रांत उसके एक ट्रस्ट में फॉर्म कर रहा हूं, जिसकी जो आमदनी आए या जब उसको जरूरत पड़े अपने बच्चों की शादी करे तो भात में उस पैसे को लगा ले। तो ये जब रीजन आप लिख देते हो, आप लिखो 2 लड़के, एक कनाडा में और एक इंडिया में। इंडिया वाला दुकान चला रहा है आपकी, कनाडा वाला वहां जो है वो आना नहीं है, वहां NRI बन गया, वो वहीं की उसको सिटीजनशिप मिल गई, PR मिल गई, और उसने कोठी बंगले सब बना ली। तो आप लिख दो कि साहब मेरे 2 लड़के, सब चीजें स्टेट करनी चाहिए और ऑनेस्टली करनी चाहिए। देखो मेरे 2 लड़के, पहला लड़का जो है बड़ा वाला मेरा कनाडा में सेटल्ड है, उसके बंगले हैं, उसके ये, वो ज्यादा संबंध भी हमसे नहीं रखता है, वो कभी कभार आता है लड़का बहुत ओबीडियंट है, अच्छा है। लेकिन मेरा जो लड़का दूसरा है जो मेरे साथ दुकान पर बैठता है, तो वो चूंकि वो कमजोर भी है और उतना जो संपन्न नहीं है, तो मेरी जितनी भी संपदा है मैं अपने छोटे लड़के को देना चाहता हूँ, बड़े लड़के को कुछ नहीं देना चाहता हूँ। रीजन लिख दिया तो कोर्ट की समझ में आएगी जब वो कोई चैलेंज करेगा, और नहीं होगी तो फिर अब आपको प्रूव करना पड़ेगा। अपना आप मन जो है, मन स्थिति जो वसीयत करता की है वो उसे स्पष्ट कर देनी चाहिए। लड़की के बारे में, लड़के के बारे में, अगर वो जैसे मान लीजिए संप्रदाय को मानता है, राधा स्वामी मत का है, वो लिखे मैं 20 लाख इसलिए देना चाहता हूँ राधा स्वामी मत को क्योंकि मेरी बड़ी वो है, और जब इस टाइम पर मेरे को बड़ी जरूरत पड़ी, धर्म ने मेरा बड़ा साथ दिया, मतलब जस्टिफाई करे अपनी एक्शन। ये बहुत, लेकिन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर सकता है। सर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर ये पूछना चाह रहे हैं, एक इंसान की एक ही विल होगी या हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग विल कर सकते हैं? विल एक ही होगी और अंतिम विल पढ़ी जाएगी। ये बड़ी बहुत बड़ा चक्कर, बहुत बड़ी समस्या है जो आप बता रहे हो। क्या करना है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, एक दिल्ली में, एक इलाहाबाद में, एक आगरा में, तो मैं क्या करूं, उसकी 3 विल, 3 लड़के 3 अलग अलग जगह रहते हैं, मैं तीनों के नाम में एक एक विल कर दूं या आगरे की प्रॉपर्टी दे दी? नहीं, जो आखिरी विल होगी, मैंने आज एक विल करी, एक कल करी, एक परसों करी थी, जो परसों वाली विल होगी वही जो है लास्ट विल रीड करी जाती है। लास्ट तो आप एक ही विल करें और उसे आगरा में कर दें और रजिस्टर्ड कर दें और उसको लिखें कि साहब मेरा परमानेंट रेजिडेंस है, मेरे पास 3 जगह 3 मकान है, एक मकान दिल्ली में मॉडल टाउन में, एक इलाहाबाद में सिविल लाइंस पर, एक यहाँ जो है विजयनगर कॉलोनी में। हम ये 3 मकानों को इस तरह से 3 लोगों को दे रहे हैं और एक विल कर दे, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई परेशानी नहीं। विल एक ही होनी चाहिए, वही लास्ट विल कहलाएगी, वही लास्ट विल कहलाएगी। बहुत बहुत अच्छे आपने जो है सबको जो है एक गाइडेंस दी है और ये एक बहुत अच्छी जानकारी दी है। और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो अभी भी हमारे साथ में जैन साहब हैं और आप उनसे जो है पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। विनय जी आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं क्या?
ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जैसे हम चैलेंज करना चाह रहे हैं, हमारे जैसे किसी के बच्चे नहीं है, जैसे किसी लड़के के कोई बच्चे नहीं है, तो उसको बिल्कुल टोटल मतलब उसको जीरो कर सकते हैं? नहीं, आप किसी को भी देखिए वैसे तो वैधानिक नहीं है, वैधानिक नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे नहीं है तो वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वो हिंदू सक्सेशन एक्ट में गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर रखा है। लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरी ये हमारी संस्कृति की बात है ना, क्योंकि जो हमारी संस्कृति की बात है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ही वंशज, हमारा ही खून को ये प्रॉपर्टीज मिले, ऐसा एक सोच है। तो अगर कहीं कोई आदमी बच्चे गोद भी ले लेता है तो कोशिश करता है कि इसको हम ना दें क्योंकि ये हमारा खून नहीं है, ऐसा विचार है, होना नहीं चाहिए। जीवन बहुत आगे चला गया है, जीवन बहुत आगे चला गया है और हमको उसके भी जीवन के लिए, उसके जीवन काल के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो ये तय है कि वो बेटा कभी भी अपने माँ बाप को याद नहीं करेगा। और वो जिस वक्त मैं इसमें एक और मेरे पास एक श्लोक था इसी के अंदर भगवत गीता में कि जिस वक्त आदमी की मृत्यु होती है, मेरे से अभी निकला नहीं वो, तो वो जब मृत्यु होती है तो जो भाव होते हैं वो भाव अपने साथ लेकर जाता है। क्या है कि जिस वक्त कोई मृत्यु के समय आदमी को ये लगेगा कि मैं अपने इस बेटे के साथ अन्याय कर रहा हूं जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, तो कहीं ये भाव लेकर आदमी जाए तो वो और किसी और योनि में, किसी और उसमें जो है उसका कष्ट ना भोगना पड़े, कर्म ना उसके बंधे। तो इसलिए उसको सोच समझ के ये चीज बड़ी वो ये करे कि उसका हिस्सा कम कर दे, लेकिन ये है कि हिस्सा जरूर दे। ऐसा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कर सकता है वो, चाहे तो एक को भी दे सकता है और उसमें रीजन भी लिख सकता है ये कि इसके बच्चे नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरी फैमिली की चीजें फैमिली में ही रहे। लेकिन वो इसकी हो गई बात में, वो ऐसी भी कर सकता है। तब क्या होगा? जैसे बच्चे हो गए, हाँ उसके बच्चे हो गए बाद में, या उसने गोद ले लिए, गोद लेने का उसमें सर। हाँ अच्छा, गोद लिए हुए बच्चे नहीं बिल्कुल आदमी चेंज कर सकता है। तब कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ तब कुछ नहीं कर पाएगा। होने के बाद तो कोई हमारे पास राइट्स ही नहीं है ना। एक बार मृत्यु हो गई तो कोई राइट्स ही नहीं है, राइट सारे खत्म हो गए। राइट खत्म हो गए तो फिर तो जो वसीयत करता ही नहीं है तो कोई वसीयत ही नहीं हो सकती। आज ही हमको ऐसी डिजाइन करनी है, ऐसी लिखनी है ताकि हमको बाद में समस्या नहीं हो। जैसा मेरे को एक बात और पूछी थी आपसे कि मैं कमला नगर में रहता हूँ आगरा के अंदर जी, तो इसकी जो विल होगी मेरे फादर की वो आगरा तहसील में जाके करानी पड़ेगी कि एतमादपुर में भी करा सकता हूँ मैं? नहीं, आगरा तहसील में कराइए। प्रॉपर्टी आपकी जो है सदर तहसील में होगी और उसके अंदर भी वो लिखा हुआ है कि कौन सी सब रजिस्ट्रार की होगी। मेरे ख्याल सब रजिस्ट्रार 1 के होगी। तो एतमादपुर में नहीं हो पाएगी सर? एतमादपुर में नहीं हो पाएगी? नहीं, करानी नहीं चाहिए। देखिए क्या है, जब कोर्ट के पास कोई नई चीज जाती है तो उसके पास एक सोच डेवलप होती है कि क्यों इन्होंने एतमादपुर ले जाके कराई जी। कहीं कोई रीजन है, कोअर्शन है, 2 भाई हैं, एक भाई को देना चाहते हैं, एक को नहीं देना चाहते हैं। अब तो ये है चूंकि बिल में अगर करानी हो तो घर पे हो जाती है, कमीशन नियुक्त हो जाता है, 5,000 रुपए लगते हैं, वैलिड फीस है। आप लिखते हैं मेरे पिताजी की उम्र इतनी है, वो चल फिरने में असमर्थ है, तो वो 5,000 रुपए जमा करते हैं, अगले दिन सुबह आके घर पे करके ले जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है। सर कराइए, एक्ट में लिखा हुआ है। तो यदि अगर हम घर पर कराते हैं तो कितना खर्चा आ जाता है? 5,000 रुपए कमीशन के जमा होते हैं। 1 नंबर का काम है, कहीं कोई इसमें 2 नंबर नहीं है। कमीशन के लिए तो कैसे कमीशन हो, चाहे आप सेल डीड कराएं, चाहे विल कराएं, चाहे पावर ऑफ अटॉर्नी कराएं, अगर आप कोई भी कमीशन करते हैं तो कमीशन के फिक्स चार्जेस है 5,000 रुपए। और वैसे कराएंगे तो 750 रुपए की फीस लगेगी, 750 की फीस घर पे भी लगेगी। हमारी 2 डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी अगर घर पे करानी है हमारे को, तो हमारे को घर पर ही करानी है अगर आपने कमला नगर में, तो किससे हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। आप अपने कातिब से कहें, आप बिल बनाएं, बिल को पढ़ें, अच्छी तरह देखें, 2 दिन समझें, और जो ये चीजें हैं इसकी, जैसे अभी इसमें ये रिकॉर्ड हो रही हुई कहीं ना कहीं, वो रिकॉर्डिंग में एक बार उस बिल को उन मानकों पे देखें कि इन मानकों पे मेरी पूरी उतर रही है। किसी अच्छे वकील से राय लें
और उसके बाद जो है फिर विल घर पे करा लें। और जैसे अगर मान लीजिए विल आपके फेवर में हो रही हो तो आप या आपकी पत्नी उसके अंदर गवाह ना बने। जी जी जी। कितने रुपए स्टाम्प पेपर पे होगी बिल? 100 रुपए की स्टाम्प पे बना लेते हैं जनरली। ठीक है। और वो तो जैन साहब मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर हमारी प्रॉपर्टी 2 शहरों में है जी, अगर हमारी प्रॉपर्टी 2 शहरों में है तो रजिस्ट्रार के यहाँ हमें दोनों शहरों में रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी या एक शहर से काम? एक शहर में जिसमें भी प्रॉपर्टी है एक्ट में लिखा हुआ है कि वो उसमें करा सकता है, किसी एक के भी करा सकता है। नहीं, जैसे मेरे पास कानपुर में भी है और फर्रुखाबाद में भी है। आप कहाँ के रहने वाले? कराऊं या मैं रहने वाला ओरिजिनली तो कानपुर का हूँ। तो नहीं, अभी आप रहे कहाँ रहे? कानपुर में रहे, फर्रुखाबाद में रहे। आपका आधार कार्ड कहाँ का बना हुआ है? फर्रुखाबाद। हाँ, तो फर्रुखाबाद में करें, जहाँ का आधार कार्ड देखिए नेचुरल लगना चाहिए। हम रहे यहाँ हाल निवासी यहाँ और आधार कार्ड से क्या होता है, आप अपने आप को प्रूव करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। मैंने तो ये भी कहा है गवाहों के आधार कार्ड डाल दिया करें, नंबर डाल दे, ताकि वो ट्रेसेबल रहे। कोर्ट जब चाहे बुलाना हो तो कई बार तो ये होता है कि यही नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि वसीयत करता कोई मालूम था कि कौन गवाह है, बाकी वो तो मालूम ही नहीं है, तो कहाँ से ट्रेस करोगे, कहाँ से लेके आओगे? उनके मोबाइल नंबर डाल दें, उनकी फोटो लगा दें, उनके पूरा एड्रेस दे दें, उनके माता पिता का नाम दे दें, ये सारी चीजें। जैन साहब। जी साहब। जैन साहब जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं श्याम पंसारी हूँ। जी हेलो। जी साहब, सुन रही मेरी आवाज सुन रही ना? बोलिए। अच्छा, मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं देना चाहता जी, और सिर्फ बच्चे को देना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? दे सकते हैं, आप विल कर दीजिए। आप विल में लिख दीजिए, मैं मेरे 3 पुत्र है, तीनों पुत्रों को बराबर 1/3 हिस्सा जो भी मेरे पास चल अचल संपत्ति है उनको देना चाहता हूँ। और पत्नी मेरी उम्र उसकी काफी हो चुकी है, तो लिहाजा मैं उसको कुछ नहीं देना चाहता। बड़ी जस्टिफाइड है, लिख दे। लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी पत्नी इसी घर में रहे जिस घर में है, उसको किसी को अधिकार नहीं होगा। मेरे बच्चों को निकालें, उनको लाइफ जीवन भर वहीं रहेंगी, ये लिख दे। मेरी पत्नी ऐसा है, हो सकता है कि मेरा तलाक हो जाए। जी हाँ, तो आप लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि आप ये लिखें कि मेरी पत्नी से अनबन चल रही है और मैं नहीं चाहता हूं कि उसको कोई भी मेरी प्रॉपर्टी मिले। मैंने जब एक रीजन लिखा था कब करना चाहिए, तो उसमें लिखा था जब आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस हो, आप डाइवोर्स लेने वाले हो, तब भी आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि थैंक यू कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए। थैंक यू। ओके सर। हेलो सर। बोलो। कोई और प्रश्न किसी के मन में हो? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के पास 2 अलग-अलग राज्यों में संपत्ति है और वो उसकी बिल करना चाहता है, तो वो किस राज्य में कराएगा? जिस राज्य में वो परमानेंट रहता जी, उस शहर में। देखिए उसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट में लिखा हुआ है, सब रजिस्ट्रार जहां वो उसकी कोई एक प्रॉपर्टी हो या हिस्सा भी हो, मैं तो हमेशा कहता हूँ सबसे अच्छी जगह विल करने की जिसमें शक पैदा नहीं होता है, उसकी परमानेंट रेजिडेंस की जगह है। बाकी जैसे मान लीजिए मैं आज जाकर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है दिल्ली और फिर मैं एक दिल्ली में विल कर आऊं, तो ये मैं क्यों गया दिल्ली और मैंने क्यों बचने की कोशिश की, मैंने एक नेचुरल काम क्यों नहीं किया जो प्राकृतिक रूप में मुझे करना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि हमने एक प्राकृतिक रूप में बिना किसी जोर दबाव के किया है, तो लिहाजा इसको ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा जैन साहब। जी साहब। क्या ये रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? नहीं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इससे बहुत सारी, मैंने कहा ना, आप विल करके घर पे रख दोगे, आपने 2 बच्चे हैं, एक को दिया, दूसरे ने देखी विल, उसने लेके फाड़ दी मृत्यु के उपरांत, तो आपका विल का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट लग गया, जल गई, खो गई, कभी याद नहीं रहा, किसी फाइल में रखी रह गई। लोगों को क्या, किसी आदमी की असामयिक मृत्यु हो जाए तो उसको ये ही नहीं मालूम पड़ता है कि विल उसने कहाँ उसके वंशजों को उसकी विल कहाँ है। पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है रजिस्टर्ड विल, तो रजिस्टर्ड विल करनी चाहिए। आप जैसे इसमें लिखेंगे कि साहब मेरे पिताजी ये चीज, ये नंबर, उन्होंने कोई विल किया है, तो तुरंत वो रजिस्टर में देख के बता देंगे ये विल उन्होंने की हुई है। ठीक है सर। ठीक है सर, ओके। ठीक है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। राजेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इसको जो है रैप अप करें।
मेरे ख्याल से सभी लोगों ने काफी इंटरेस्ट से सुना है और इसीलिए इतने सवाल भी आए हैं और जरूरी भी था, क्योंकि सभी के हित में है इसकी जानकारी लेना। मैं सुबह 9 बजे आएगा, साहब आभार व्यक्त करता हूँ, काफी समय भी दिया, उसके बाद और आप सबका भी धन्यवाद। आपने इसे बहुत पेशेंस सुना, समझा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जरूर अनुसरण करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए हम ये मीटिंग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जैन साहब का साहब नंबर दिलवाइए। हाँ, जैन साहब का नंबर मैं ग्रुप पे भेज दूंगा भैया, कोई बात होगी तो। कौन, विनय जी बोल रहे हो? हाँ विनय, हाँ विनय, मैं भेज दूंगा आपके पास। चलो ठीक है, ठीक है, नंबर शेयर कर देंगे आपके साथ में। ठीक है सर। ओके साहब, ओके। अच्छा।